हेलो 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 बेटा, आई एम ऑडिबल। आई एम ऑडिबल, विजिबल, सुन पा रहे हो, देख पा रहे हो? हेलो हेलो हेलो। हाँ भाई, ये बताओ तुम सुन पा रहे हो नहीं सुन पा रहे हो, ये बताओ। आवाज ठीक है, साउंड ठीक है पहले से? बहुत बढ़िया, सुपर। तो सबसे पहले तो मोस्ट वेलकम। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो सेशन में आज पहली बार आए होंगे। कितने बच्चे ऐसे हैं जिनका पहला सेशन है? हाथ उठाओ। कितने बच्चे ऐसे हैं जिनका आज पहला सेशन है? हाथ उठाओ एक बार। हाँ, क्योंकि बीच में गैप हुआ है तो काफी बच्चों ने, मतलब मैं जानता भी हूँ काफी बच्चों को, ठीक है। कितने बच्चे ऐसे हैं जिनका आज पहला सेशन है? हाथ उठाओ फटाफट। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। जरा माइक सही करूं? ओके। ओके, हैं बहुत सारे बच्चे हैं, ठीक है। ओके ओके ओके। एकदम बढ़िया हूँ बेटा, एकदम सुपर। जिसको भी टेंशन मत करो, मैं आज रिवीजन कराने वाला हूँ, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। चलो बहुत बढ़िया, सुपर। सारे डाउट अभी कवर हो जाएंगे आपके, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बता दूं, आज लेक्चर नंबर 4 है, पर कई बच्चे जो आज बहुत नए आए हैं, पहली क्लास है, उनको बता दूं। बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन का मैं एक बार रिवीजन करा रहा हूं, जितना मैंने करा दिया, ठीक है। इसलिए क्योंकि बच्चों की रिक्वेस्ट है कि सर एक बार जो आपने थोड़ा करा दिया है रिवाइज करके आगे बढ़ना। ये पूरा पार्ट मैं करा चुका हूं, ये कंप्लीट करा चुका हूं, ठीक है। तो इसका मैं रिवीजन करा देता हूं, ठीक है, इसका मैं रिवीजन कराऊंगा। और आज का टारगेट क्या होगा? ब्लड ग्रुप और लिम्फ, ठीक है। ब्लड ग्रुप के अंदर मैं पूरा बताऊंगा मैकेनिज्म, आर इंक्लूडिंग एराथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस, वो भी इंक्लूड कर दूंगा। क्लियर बिल्कुल? टेस्ट कैसा रहा ये बताओ पहले तो। टेस्ट कैसा रहा? चलो। अच्छा, टेस्ट का सिलेबस सिलेबस देखो। सिलेबस 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 अभी इन्होंने डिस्कस तो नहीं किया है मुझसे, बट सिलेबस के अंदर देखो, ब्रीदिंग में कंप्लीट करा चुका हूं आपका। तो हमेशा जब मेजर, तुम्हारा तो मेजर ही हो रहा है, एक चैप्टर पुराना आएगा और एक करंट वाला चलेगा। करंट वाले के अंदर मैं पूरा ब्लड ब्लड पूरा ले लूंगा, ठीक है। मैं आप कल अपडेट करूंगा, कल या परसों अपडेट कर दूंगा एग्जैक्ट, क्योंकि अभी कॉल नहीं है मेरे पास टेस्ट की, ठीक है। हाँ, बट ब्रीदिंग में कंप्लीट करा चुका हूं, ठीक है। तो ब्रीदिंग, जो बच्चे आज नया जुड़े हैं वो ब्रीदिंग एक बार देख लेना, ठीक है। मेरे कोई भी वन शॉट देख लेना, ब्रीदिंग बहुत टिपिकल नहीं है, तो ब्रीदिंग देख लेना। बाद बाकी का बॉडी फ्लूइड मैं आज स्टार्टिंग से करा रहा हूं और यहां तक कवर कराऊंगा, ठीक है। अच्छा, नोटिस में बस ब्रीदिंग है तो ब्रीदिंग ही है बेटा, हाँ याद आ गया मुझे, ओनली ब्रीदिंग है। क्योंकि पहले मैंने, मतलब ब्रीदिंग का मैंने अनाउंस कर दिया था कि अभी, क्योंकि कई बच्चे ऐसे भी होंगे जो नए एंटर किए होंगे, तो ब्रीदिंग ही आएगा। अगला जो टेस्ट होगा उसमें ब्रीदिंग और सर्कुलेशन पूरा आएगा, यस। अगले वाले टेस्ट में ब्रीदिंग सर्कुलेशन कंप्लीट है, इस वाले टेस्ट के अंदर ब्रीदिंग है, ठीक है। अब आ जाओ, ठीक है। तो ब्लड और ब्लड क्लॉटिंग ये मैं करा चुका हूं, इसका मैं रिवीजन कराने वाला हूं। ब्लड ग्रुप और लिम्फ में आगे लेके चलूंगा। तो सबसे पहले जो नए बच्चे हैं, जितने भी नए स्टूडेंट हैं, उनके लिए इंफॉर्मेशन है। इसको स्कैन कर लेना, स्कैन करके एक फॉर्म आएगा उसको फिल कर देना, एकेडमिक एक्सीलेंस के लिए, ठीक है। सिस्टम को रिक्वायर्ड होता है इसका। और ये आपका टेलीग्राम ग्रुप है, उसको ज्वाइन कर लेना। आगे बढ़ते हैं। तो रिवीजन की बात करता हूं। सबसे पहले मैंने बात की थी सर्कुलेटरी सिस्टम में कि सर्कुलेशन है क्या, ठीक है। और बहुत अच्छी समझाने की कोशिश भी की थी कि सर्कुलेशन एक सिस्टम है जिसके थ्रू आप बॉडी के हर सेल तक अपने न्यूट्रिएंट को ट्रांसपोर्ट कर पाते हो, ठीक है। उसके बदले में सेल जो टॉक्सिक मटेरियल रिलीज करती है उसको आप बॉडी से रिमूव कर बाहर निकाल पाते हो, ठीक है। साथ उसमें एक्सक्रीटरी सिस्टम का इन्वॉल्वमेंट होता है, पर वहां तक पहुंचाने के लिए सर्कुलेशन काम करेगा। साथ में गैसेस के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। तो सर्कुलेशन के लिए तीन चीजें जरूरत होती है। एक तो सर्कुलेटिंग फ्लूइड क्या है जो सर्कुलेशन का काम करेगा, एक सर्कुलेटिंग पाथवे यानी ब्लड वेसल्स की बात करूंगा, एक पंपिंग मशीन, वो कौन सी मशीन है जो सर्कुलेटिंग फ्लूइड को सर्कुलेटिंग पाथवे पर दौड़ाएगी, वो है हार्ट। तो तीन को स्टेप बाय स्टेप पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा ब्लड।
ब्लड में क्या क्या करा दिया था मैंने, सुन लो। ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है जिसका ओरिजिन मेजोडर्मल है। जितने भी कनेक्टिव टिश्यू होते हैं उनका ओरिजिन मेजोडर्मल होता है, बस ध्यान रखना। ठीक है। ब्लड वॉल्यूम मेल में 5 लीटर, फीमेल में थोड़ा कम होता है। ठीक है, क्योंकि फीमेल में एंड्रोजन कम होते हैं। ठीक है, जो एराथ्रोपोइसिस को इंड्यूस करते हैं। प्लस फीमेल में थोड़ा मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान, एडल्ट फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान कुछ ब्लड लॉस भी होता है, इसलिए थोड़ा सा डिफरेंस आता है। ठीक है। अगला मैंने बात की थी बेटा, बॉडी में दो टाइप के फ्लूइड होते हैं, एक सेल के अंदर, एक सेल के बाहर। सेल के बाहर जो फ्लूइड होगा उसको बोलेंगे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, जिसके अंदर आपका ब्लड आ गया, लिम्फ आ गया, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड आ गया, साइनोवियल फ्लूइड जॉइंट में होता है, ये आ गया, एटसेट्रा। जो सब मिलाकर के हम बोलते हैं इसको एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, जो टोटल बॉडी में 15 लीटर होता है। 15 लीटर। ठीक है। और ब्लड इसका कितना पार्ट हुआ? 5 लीटर। 5 लीटर यानी 33% ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। पीएच बहुत इंपॉर्टेंट थी भाई। पीएच मैंने बताया था 7.4 7.2 दोनों टाइप की पीएच देखने को मिल जाती है इसके बीच में। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड में हमेशा पीएच ज्यादा होगी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में पीएच हमेशा कम होगी। क्लियर है बिल्कुल? हाँ। यहां CO2 कम होगा, सिंपल सी बात है, इसलिए एच आयन कम होंगे, और एच आयन कम होंगे तो पीएच बढ़ जाएगा। जबकि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में CO2 ज्यादा होगा, और CO2 ज्यादा होने की वजह से एच आयन ज्यादा होंगे, और एच आयन ज्यादा होने की वजह से पीएच घट जाएगा। पीएच घट जाएगा, समझे? हाँ बिल्कुल सही। ब्रीदिंग आप अचीवर बेस से कर लो, सबसे बढ़िया है ब्रीदिंग वाला पार्ट। आप अचीवर बेस से कर लो। जितने भी नए बच्चे आए हैं सबसे बेस्ट इंफॉर्मेशन किसने दी है? इसका नाम क्या है? आर्या कुमारी, बहुत सही इसने बताया। ठीक है, जो भी बच्चे नए ज्वाइन किए हैं वो अचीवर बेस से ब्रीदिंग को कवर करके आप कंटिन्यू कर देना। ठीक है, चलो। ठीक है। और बायोमोलिक्यूल जिन बच्चों को करना है, तो बायोमोलिक्यूल कहां से करोगे आप? बायोमोलिक्यूल मैंने वाईटी पर लिया है, वन शॉट अभी। ठीक है, जिसको भी बायोमोलिक्यूल करना है तो वहां से आप कर सकते हो। यहां मैं रिवीजन पार्ट में जरूर लूंगा उसको एक बार। ठीक है, और एक दस्तक सीरीज में भी मैंने रिवीजन कराया है रात में। ठीक है, वहां से भी आप कर सकते हो। अब आगे बढ़ रहे हैं। कंपोजिशन ऑफ ब्लड, भाई ब्लड को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, ब्लड प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट। ब्लड प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट। ब्लड प्लाज्मा मतलब ब्लड में दो चीजें होंगी, सेल्स होंगे जिसको फॉर्म्ड एलिमेंट बोलते हैं, ब्लड कॉर्पसल्स। इसके अलावा बचा हुआ पार्ट प्लाज्मा। 55% प्लाज्मा होता है, 45% सेल। अब प्लाज्मा में एनसीईआरटी में क्या क्या दे रखा है? वाटर दे रखा है एनसीईआरटी में, 90 से 92% होता है। इनऑर्निक ऑर्निक सब्सटेंस ये एनसीईआरटी में नहीं है, मैं मेंशन कर दिए, 8 to 9% होते हैं। अब फॉर्म्ड एलिमेंट की बात करूं, एराथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट, थ्रोम्बोसाइट। भाई एराथ्रो मतलब रेड ब्लड कॉर्पसल्स, ल्यूको मतलब व्हाइट यानी व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स, थ्रोम्बो मतलब क्लॉट यानी प्लेटिलेट्स की बात चल रही है, जिसमें डब्ल्यूबीसी से क्वेश्चन आता ही आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है डब्ल्यूबीसी। ठीक है, आगे चलते हैं। अब बात करते हैं प्लाज्मा। भाई प्लाज्मा में इनऑर्निक सब्सटेंस होते हैं, पर उनका एक रिड्यूसिंग क्रम याद रख लोगे ना तो बड़ी हेल्प मिलेगी, क्योंकि बायोमोलिक्यूल के अंदर मैंने सेल के अंदर की बात की है, सेल के बाहर की बात की है। ठीक है, सेल के बाहर क्लोराइड ज्यादा होते हैं, फिर सोडियम, फिर पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम बहुत कम होते हैं, ये एंजाइम की एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये बड़े इंपॉर्टेंट आइंस हैं सारे के सारे। ठीक है, इनको याद रखना है। बाद बाकी के साल्ट के फॉर्म में अगर मैं बात करूं, सोडियम बाइकार्बोनेट विच एक्ट एज बफर, जो पीएच को मेंटेन करने का काम करता है, बाइकार्बोनेट आयन। ऑर्निक सब्सटेंस की बात करते हैं तो मैंने बात की थी सबसे ज्यादा प्रोटीन होते हैं, ये एनसीईआरटी में दे रखा है। कितना प्रोटीन होते हैं? 6 से 8% प्रोटीन होते हैं। भाई ऑर्निक टोटल कितना है? भाई टोटल ऑर्निक 8 से 9% है, उसमें 6 से 8 अकेला प्रोटीन है, और बचे हुए 1% में सब कुछ आ गया। ठीक है, अकेला प्रोटीन ही 6 से 8% है। तो प्रोटीन 3 टाइप के होते हैं, एल्बुमिन, प्रोथ्रोम्बिन, फिब्रिनोजन एंड ग्लोबुलिन। जिसमें आपको 3 बातें सबकी याद रखनी है। भाई कैसी प्रोटीन है, छोटी है, बड़ी है, कहां बनती है और क्या करती है, कैसी है, कहां बनती है और क्या करती है। जैसे एल्बुमिन की बात करूं, स्मॉलेस्ट ब्लड प्रोटीन होती है, लिवर में बनती है। फंक्शन ऑस्मो रेगुलेशन। फंक्शन क्या है? ऑस्मो रेगुलेशन, जो ऑस्मोलरिटी को रेगुलेट करती है, ऑस्मोलरिटी को मेंटेन करती है, ये मेन फंक्शन है इसका। ठीक है, ऑस्मो रेगुलेशन। देखो बेटा मैं बता दूं आपको, फिक्स है, मंडे ट्यूसडे वेटनसडे तरुण सर का क्लास रहता है। ठीक है, हाँ फिक्स है। थर्सडे फ्राइडे सैटरडे मेरा क्लास रहता है, ये पूरे साल का फिक्स है। पर कोई इमरजेंसी हो जाती है, ठीक है, जैसे तरुण सर के थोड़ा सा उनको जरूरत थी, तो
वो मेरी जगह क्लास ले सकते हैं और मैं कभी उनकी जगह क्लास ले सकता हूँ, ठीक है। जैसे अभी उनकी जगह मैंने क्लास ले ली थी, ठीक है। तो वो एक अलग चीज है, वो एक मतलब बाई चांस वाली चीज है। बात बाई केस में क्लास का शेड्यूल ऐसा ही रहेगा, सेम मंडे ट्यूसडे वेटनेसडे बॉटनी रहेगी, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे जूलॉजी रहेगी पूरी साल, यानी हाँ मिड फेब तक। मतलब हम तो जैन, मैं तो जैन लास्ट तक करा दूंगा आपको, बहुत आराम से कराऊंगा, मस्ती से कराऊंगा, डिटेल्ड में कराऊंगा। बायोमोलिक्यूल का नोट्स चाहिए तो मैं आपको टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा पूरे बायोमोलिक्यूल का। वैसे तो वहां अचीवर बैच में दे रखा है, बट मैं आपको, अच्छा अचीवर मैंने नहीं कराया, ठीक है, मैं आपको डिटेल शेयर कर दूंगा टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर, ठीक है। बिल्कुल टेलीग्राम पर, तुम्हारा टेलीग्राम है उस पर मैं बायोमोलिक्यूल का पूरा पीडीएफ डाल दूंगा, ठीक है। और वैसे तो 10 तक वाली सीरीज है उसके भी पीडीएफ में डाल दूंगा, ठीक है। तो मैं याद रहेगा, मेरे टेलीग्राम पर तो पड़ा हुआ भी है दोनों ही, ठीक है, पर दोनों जगह फिर से एक बार डाल दूंगा मैं, ठीक है। तो ये तो समझ में आ गया। एल्बुमिन छोटी, सबसे छोटी प्रोटीन है, कहां बनती है, लिवर में बनती है, करती क्या, ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब है ब्लड की ऑस्मोलरिटी को मेंटेन करती है। जैसे ब्लड की ऑस्मोलरिटी को मेंटेन करने के लिए एल्बुमिन है, ये बाहर का फ्लूइड है, ठीक है, इसकी ऑस्मोलरिटी के बराबर ऑस्मोलरिटी मेंटेन करके चलती है। अगर सोचो एल्बुमिन नहीं हो ब्लड के अंदर, तो यहाँ का सारा पानी बाहर चला जाएगा, बाहर की बॉडी सूज जाएगी और इनके कोलैप्स होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी, जो अक्सर कर कैंसर के केस में या क्वाशर कोर, क्वाशर कोर में पेट फूल जाता है बच्चों का ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन इन डाइट, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको, ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करती है। सेम ये लार्जेस्ट प्रोटीन है दोनों, प्रोथ्रोम्बिन फिब्रिनोजन लार्जेस्ट प्रोटीन है, ठीक है, लिवर में ही बनती है, ये ब्लड क्लॉटिंग में पार्टिसिपेट करती है। ग्लोबुलिन को 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, अल्फा बीटा और गामा। इसमें अल्फा बीटा भी लिवर में ही बनती है, जो बाइंडिंग और ट्रांसपोर्ट ऑफ विटामिन और मिनरल्स करती हैं, जबकि गामा ग्लोबुलिन एक अलग है, एक लौती ऐसी प्रोटीन है जो लिवर में नहीं बनती। गामा ग्लोबुलिन लिवर में नहीं बनती, क्योंकि गामा ग्लोबुलिन को हम बोलते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन। क्या बोलते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन। गामा ग्लोबुलिन को क्या बोलते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन। ये लिवर में नहीं बनती। हाँ, गामा ग्लोबुलिन बेटा लिवर में नहीं बनती, समझे। ये एक लौती प्रोटीन है जो आपके लिम्फेटिक सिस्टम में बी लिम्फोसाइट के थ्रू बनती है, क्योंकि यही एंटी बॉडी कहलाती है, ठीक है। गामा ग्लोबुलिन को हम इम्यूनोग्लोबुलिन बोलते हैं, एंटीबॉडी भी बोल सकते हैं, ठीक है, गामा ग्लोबुलिन भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये कहां बनती है, प्लाज्मा सेल। प्लाज्मा सेल्स क्या होते हैं, एक्टिव एक्टिव बी लिम्फोसाइट होते हैं, मतलब डब्ल्यूबीसी होते हैं, ठीक है। कहां मैक्सिमम होते हैं, लिम्फेटिक सिस्टम में भरे हुए पड़े हैं, ठीक है। फंक्शन क्या है इनका भाई, एंटीबॉडी का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडी, फंक्शन, अच्छा क्या, ठीक है। फंक्शन ऑफ एंटीबॉडी, भाई इनको एंटीबॉडी भी कहते हैं, तो उनका फंक्शन क्या है, उनका फंक्शन है प्रोटेक्शन। आप जानते हो डिफेंस प्रोटेक्शन एंटीबॉडी से ही मिलता है, ये डिटेल में हमने 12th वाले इसमें पढ़ाया भी है और आगे पढ़ाएंगे भी। इसके अलावा और क्या होगा, ब्लड शुगर होगा, ब्लड कोलेस्ट्रॉल होगा, ब्लड यूरिया होगा, ब्लड हार्मोन होंगे, एटसेट्रा। ये 1% में सब आ गए। जिसमें ब्लड शुगर की बात करता हूं तो नॉर्मल लेवल याद रखना है, लगभग 100 मिलीग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड। एनसीईआरटी में लेवल नहीं दे रखा पर पता होना चाहिए। ब्लड कोलेस्ट्रॉल की बात करते हैं तो लगभग 150 मिलीग्राम पर डेसीलीटर या पर 100 ग्राम, एक ही बात है, पर डेसीलीटर एनसीईआरटी लिख दिया है मैंने, ठीक है। डेसीलीटर या पर 100 ml ऑफ ब्लड एक ही बात होती है, ठीक है। शुगर की मैं बात करता हूं, अगर शुगर का लेवल बढ़ जाएगा ब्लड में, इसको हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं और डायबिटीज मेलाइटस हो जाती है, ठीक है। और कोलेस्ट्रॉल की बात करते हैं, भाई कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल केस में आपके लिवर में ही बनता है, समझ रहे हो, हाँ। तो प्रोड्यूस इन लिवर, लिवर में ही बनता है जितना जरूरत होती है, पर अगर आप ज्यादा खा जाओगे तो आपके ब्लड वेसल्स में डिपॉजिट होकर के, हाँ, फिर तो ये मतलब हार्ट अटैक से लेकर के और भी बहुत सारी बीमारी क्रिएट कर सकता है। ब्लड यूरिया नॉर्मल वैल्यू क्या होती है, 20 से 40 मिलीग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड, या 30 मिलीग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड भी कह सकते हो। ये अगर ब्लड में बढ़ जाए तो इंडिकेटर है कि आपकी किडनी काम नहीं कर रही, यूरीमिया हो रखा है, तो किडनी फेल्योर की प्रोबेबिलिटी आपकी बढ़ रही है, जो डिटेल में मैं कराऊंगा अभी, ठीक है, समझे। स्क्रीन ऑफ है सर, स्क्रीन ऑफ नहीं है, स्क्रीन तो ठीक है बेटा। स्क्रीन में कोई दिक्कत आ रही है क्या, ब्लड कोलेस्ट्रॉल का मतलब होता है आपके ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल का लेवल, जो बच्चे समोसे कचौरी बहुत ज्यादा खाते हैं उनका ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है, ठीक है। फिर उनको मतलब हार्ट से रिलेटेड डिसऑर्डर हो सकते हैं। और एक एज आती है, जैसे 40-45 पे केस आज की डेट में बहुत मिल रहे हैं, एक जमाने में नहीं मिलते थे। तो क्यों मिल रहे हैं ये वाले केस, क्योंकि
कोलेस्ट्रॉल लेवल लोगों का बढ़ा हुआ है और आर्टरी में भी डिपॉजिट हो रहा है, पर इतनी समस्या नहीं है। पर आपकी कोरोनरी आर्टरी जो हार्ट के लिए सप्लाई करती है उसमें कोलेस्ट्रॉल ज्यादा डिपॉजिट हो जाएगा ना, तो ल्यूमेन बहुत नैरो हो जाएगा। इस प्रॉब्लम को बोलते हैं सीएडी, कोरोनरी आर्टरी डिसीज, जो पढ़ाऊंगा अभी अभी इसके अंदर ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज के अंदर। तो इट इज अ डेंजरस कंडीशन, तो पढ़ाऊंगा कोलेस्ट्रॉल ज्यादा हो जाए खतरनाक है, ठीक है। कम होता ही नहीं है, क्योंकि जितना जरूरत होती है उतना लेबर बना लेता है। चलो, इसके अलावा ब्लड हॉर्मोन्स और गैसेज होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ रहा हूँ। अब आ जाओ कुछ नोटेबल पॉइंट। नोटेबल पॉइंट में मैंने बताया था प्लाज्मा क्या होता है भाई, मैंने एक्सपेरिमेंट करके दिखाया। आपने एक फनल में ब्लड डाला, अब ब्लड जब आपने डाला दो केस आएंगे। हो सकता है ब्लड सेल फनल में ही रह जाए और सारा नीचे निकल आए। ब्लड सेल अगर फनल में रह गए जो 45% होते हैं, तो 55% नीचे क्या आ जाएगा, प्लाज्मा। यानी ब्लड में से आपने सेल निकाल दिए, प्लाज्मा बचेगा। और प्लाज्मा में से भी क्लॉटिंग फैक्टर निकाल दो, जो ब्लड को क्लॉट करते हैं उन फैक्टर्स को निकाल दो, तो सीरम बचेगा, येलो कलर का होता है। प्लाज्मा स्ट्रॉ कलर विस्कस फ्लूइड होता है। प्लाज्मा स्ट्रॉ कलर विस्कस फ्लूइड होता है। सीरम येलो कलर का होता है, ठीक है। और टोटल ब्लड रेड कलर का होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आरबीसी। क्लियर है बिल्कुल। हाँ, एक केस और है, ठीक है। आपने ऐसी फिल्टर लगा दी जिसमें आरबीसी, प्लेटलेट्स और मैक्रो प्रोटीन ऊपर ही रह गए, तो बचा हुआ पार्ट जो नीचे निकलेगा ना उसको हम लिम्फ बोलेंगे, जो कलरलेस होता है, ठीक है। आपने एक ऐसा फिल्टर लगाया जिसमें से आरबीसी, प्लेटलेट्स, मैक्रो प्रोटीन ऊपर रह गए, और बचा हुआ जो नीचे निकल गया उसको आप लिम्फ बोलोगे, जिसमें डब्ल्यूबीसी बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है, और कलरलेस होता है। तो ये मैंने एक साथ एक्सपेरिमेंटल करा दिया, यहां मैंने लिख दिया है। ब्लड में से फॉर्म्ड एलिमेंट निकाल दोगे, प्लाज्मा। प्लाज्मा में से क्लॉटिंग फैक्टर निकाल दोगे, सीरम। और लिम्फ, जिसको हम टिश्यू फ्लूइड भी कहते हैं, एनसीईआरटी ने मेंशन कर रखा है। लिम्फ में क्या होगा, ब्लड में से अगर आपने आरबीसी, प्लेटलेट्स और मैक्रो प्रोटीन निकाल दी तो बचेगा क्या, लिम्फ बचेगा। अब मुझे बताओ, यहां तक किसी को कोई डाउट है? ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर के कुछ एग्जाम्पल बेटा 13 फैक्टर होते हैं। यस, प्रोथ्रोम्बिन, फिब्रिनोजन, कैल्शियम, थ्रोम्बोप्लास्टिन, समझे, ये सारे के सारे क्लॉटिंग फैक्टर हैं। आगे पढ़ेंगे इसको अभी हम, ठीक है। कोई नहीं, फिर भी मैं अपना अपना फर्ज पूरा कर रहा हूं, एक बार रिवीजन तो करा ही देता हूं, इसके बाद नहीं होगा। फिर बात चलती है इरेथ्रोसाइट। इरेथ्रो मतलब होता है रेड ब्लड कॉर्पसल्स, आरबीसी। दो बातें ध्यान रखनी है, इनका नंबर कितना होता है एक एडल्ट हेल्दी ह्यूमन के अंदर, लगभग 5 से लेकर के 5.5 मिलियन पर एमएमक्यू होता है, ठीक है। यस। साइज एंड शेप कैसा होता है, मोस्टली इन मोस्ट ऑफ द मैमल्स, यानी कुछ मैमल्स ऐसे भी होते हैं जिनमें ये बाइकॉनकेव, या कह सकते हो ये विदाउट न्यूक्लियस नहीं होते, समझ रहे हो, एक्सेप्शनल केस हैं। इसलिए एनसीईआरटी कह रही है इन मोस्ट ऑफ द मैमल्स आरबीसी आर बाइकॉनकेव विदाउट न्यूक्लियस, जिसमें साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनिल्स भी नहीं होते। तो बाइकॉनकेव का मतलब क्या है भाई, सरफेस एरिया बढ़ जाता है, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनिल्स गायब होने का मतलब क्या है, रिड्यूस यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन आरबीसी, क्योंकि ये ऑक्सीजन को खुद ही यूटिलाइज कर लेंगे तो ट्रांसपोर्ट क्या करेगी, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द मैमल्स में ये कंडीशन देखने को मिलती है। यानी आरबीसी के अंदर होता क्या, कुछ भी नहीं होता। आरबीसी में 280 मिलियन मॉलिक्यूल होते हैं हीमोग्लोबिन के, मैच्योर आरबीसी में, और कुछ नहीं होता, ना न्यूक्लियस होता, ना साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनिल्स होते, कुछ भी नहीं होता, सब गायब हो जाता है। ओनली हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल्स होते हैं, कितने, 280। एक मॉलिक्यूल नहीं होता, एक आरबीसी में 280 मिलियन मॉलिक्यूल होते हैं हीमोग्लोबिन, कितने, 280, 280 मिलियन मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बेटा, ठीक है। अगर मैं मेटाबॉलिज्म की बात करता हूं, आपसे ये क्वेश्चन नीट में पूछे गए हैं, ठीक है। बाइकॉनकेव का मेन पर्पस क्या है, सरफेस एरिया बढ़ाना। अच्छा, आरबीसी के अंदर क्या मेटाबॉलिज्म होता है, होता है। आरबीसी में मेटाबॉलिज्म होता है क्योंकि ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, इसको कैटाबॉलिज्म बोलते हैं। इसलिए ग्लाइकोलिसिस तो होती है पर क्रैब साइकिल नहीं होती इसके अंदर, एटीएस नहीं होता क्योंकि वो माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया होता नहीं है। ओनली एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा, क्यों, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होता है, ये ध्यान रखना है आपको। अब हमने बात की थी भाई आरबीसी में हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल हैं, ठीक है। एक एडल्ट में कितना हीमोग्लोबिन होता है, मैंने बताया था 12 से लेकर 16 ग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड, 15 ग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड भी एनसीईआरटी लिखती है, एक ही बात है, समझ रहे हो। अब अगर मैं हीमोग्लोबिन की बात करूं, हीम और ग्लोबिन के मिलने से बनता है 4%, 96%। इसमें आयरन फेरस की कंडीशन में होगा और 4 पोरफिरिन रिंग होते हैं, ठीक है। 4 मॉलिक्यूल होते हैं टोटल। ऐसे ग्लोबिन के भी 4 ही मॉलिक्यूल होते हैं, 2 अल्फा 2 बीटा चेन होती है, इसमें 141, इसमें 140 अमाइनो एसिड होते हैं।
अब आरबीसी बनती का है जब एम्ब्रियो छोटा सा होता है, जरा सा एम्ब्रियो, एक मतलब मटर के दाने के बराबर, ये तो बहुत बड़ा हो गया, उससे भी छोटा, सरसों के दाने के बराबर, राई के दाने के बराबर, तब उसके पास एक योग सैक होता है इस तरीके से, इसमें स्टेम सेल्स होते हैं, ये आरबीसी बनाते हैं। कब तक? जब तक ये बॉडी के ऑर्गन नहीं बन जाते। ऑर्गन कौन से? लिवर और स्प्लीन। स्प्लीन स्टमक के नीचे होता है। जब ये बन जाते हैं तब आरबीसी का फॉर्मेशन इन दोनों के अंदर होता है, क्योंकि यही स्टेम सेल यहां पर माइग्रेट होके आ जाते हैं। कब तक? जब तक कि रेड बोन मैरो नहीं बनता। तो एडल्ट में रेड बोन मैरो बन जाता है बोन्स के हेड में, फिर स्टेम सेल यहां चले जाते हैं और फिर जाकर के ये ब्लड की सारी सेल्स को बनाते हैं, चाहे रेथ्रोब्लास्ट हो जिनसे रेथ्रोसाइट बनते हैं, ल्यूकोब्लास्ट हो जिससे ल्यूकोसाइट बनते हैं, मेगा कैरियोसाइट हो जिनसे प्लेटलेट्स बनते हैं। तो ये तीनों टाइप के सेल ब्लड कॉर्पसल्स या कह सकते हो कि फॉर्म्ड एलिमेंट या ब्लड में मिलने वाले सेल कहलाते हैं। ये स्टेम सेल से बनते हैं। एडल्ट में रेड बोन मैरो के अंदर बनते हैं। एडल्ट में हेड पर रेड बोन मैरो होता है, लॉन्ग बोन्स के अंदर वहां बनते हैं। चलो ये भी क्लियर है। आरबीसी की उम्र की बात करूं तो आरबीसी की उम्र 120 दिन होती है और 120 दिन बाद इन आरबीसी को मार दिया जाता है। पर कई कई लोगों के अंदर 120 दिन बाद भी जिंदा रहते हैं, कईयों के अंदर एक 20 तो छोड़ो 60 दिन में ही मार दिए जाते हैं। डिपेंड करता है कि आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कैसी करते हो, आप मतलब कितने फिट हो, ठीक है, उसके हिसाब से। तो सिंपल सी बात है, स्टमक के नीचे एक छोटा सा ऑर्गन होता है स्प्लीन। स्प्लीन के अंदर ही भक्षण कोशिकाएं होती है, मैक्रोफेज। जब आरबीसी यहां से निकलती है ना, ये रेड पल्प है, इसमें आरबीसी होती है, ब्लड होता है, इसमें लिम्फ होता है, इसमें ब्लड, इसमें लिम्फ, ध्यान रखना है। या तो ब्लड होगा, यहां पर लिम्फ होगा। जो व्हाइट पल्प होती है उसमें लिम्फ भरा होता है। तो स्प्लीन के अंदर मैक्रोफेज जो होते हैं वो आरबीसी को तोड़ते हैं हीम और ग्लोबिन प्रोटीन के अंदर। ये लिवर में जाती है, लिवर, ये लिवर है। तो लिवर में जो हीम है फिर टूटता है पोरफिरिन रिंग और आयरन के अंदर। आयरन तो स्टोर हो जाएगा और प्रोटीन भी डाइजेस्ट हो जाएंगे अंदर जाके, बचेगा क्या? ये रिंग। ये बड़ी खतरनाक होती हैं। लिवर इनको एक टॉक्सिक मेटल में कन्वर्ट कर देता है, इसको हम बाइल बोलते हैं, बिलीरुबिन ब्लूबर्डिन, जो बाइल का पार्ट है। और बाइल के थ्रू ये गट में जाते हैं और आपके फीकल मैटर, ठीक है, स्टूल, पॉटी को येलो कर देते हैं और बहुत गंदे होते हैं, टॉक्सिक हैं, उसी के थ्रू बाहर निकलते हैं। और यूरिन को भी येलो कर देते हैं ये, ठीक है, यूरोक्रोम की फॉर्म में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। मतलब ये जहर है, इसको निकालना होता है यूरिन और पॉटी के थ्रू, सिंपल सी बात है। अगर ये नहीं निकल पाया किसी भी कारण से तो ये लिवर को तो बर्बाद कर ही देगा, पर अगर बॉडी में फैल गया तो सेप्टिक हो जाएगा, इंसान की डेथ हो जाएगी। और एल्कोहलिक केस में भी यही होता है, समझे, जो लोग ड्रिंक बहुत करते हैं। तो स्प्लीन को हम ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी तो कहते ही हैं, कब्रगाह, पर साथ में ब्लड बैंक ऑफ आरबीसी भी कहते हैं, क्योंकि यहां पर जो रेड पल्प होती है ना, यहां आरबीसी बहुत ज्यादा मात्रा में होते हैं। कम ब्लड में ही आरबीसी की क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती है, डेंस फॉर्म में होते हैं, ठीक है। चलो, अब डब्ल्यूबीसी मैंने लास्ट क्लास में स्टार्ट कर दिए थे। नंबर कितना था? 6000 से 8000, यानी 7000 पर एमएमक्यू, ठीक है। मैंने बताया भी था बेटा कि ल्यूकोसाइटोसिस और ल्यूकेमिया मत भूलना। ल्यूकोसाइटोसिस इंक्रीज नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसी, इंक्रीज नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसी ड्यूरिंग इन्फेक्शन। और ल्यूकेमिया यानी ब्लड में डब्ल्यूबीसी काउंट बढ़ रहा है अनकंट्रोल तरीके से ड्यूरिंग ब्लड कैंसर, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इन्फेक्शन के टाइम पर डब्ल्यूबीसी काउंट बढ़ने की बात करूं तो लिम्फेटिक सिस्टम में डब्ल्यूबीसी होते हैं, लिम्फ के अंदर। यहां से कहां जाते हैं? ये पहले ब्लड में जाते हैं, ब्लड में नंबर बढ़ जाता है, फिर ब्लड में अमीवा की तरह मूव करते हुए कहां पहुंचते हैं? साइट ऑफ इन्फेक्शन, जहां पर कोई चीज डैमेज हुई है, बैक्टीरिया ने एंट्री की है और बैक्टीरिया को पकड़ के खाना चालू कर देते हैं। ये कौन है? डब्ल्यूबीसी, ठीक है। इस तरीके से ये आपको प्रोटेक्ट करते हैं। और डब्ल्यूबीसी जो अमीवा की तरह चलते हैं ना, अमीवाडल मूवमेंट ऑफ डब्ल्यूबीसी, इसी को बोलते हैं डायपेडेसिस। लिम्फ से ब्लड में आते हैं, ब्लड में इनका काउंट बढ़ जाता है, फिर ब्लड से साइट ऑफ इन्फेक्शन तक पहुंचते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डब्ल्यूबीसी को आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, एक तो ए ग्रेन्युलोसाइट और दूसरे ग्रेन्युलोसाइट। जिनमें ग्रेन्यूल्स नहीं होते वो ए ग्रेन्युलोसाइट्स हैं, और जिनमें ग्रेन्यूल्स होते हैं, अंदर ग्रेन्यूल्स भरे हुए, वो ग्रेन्युलोसाइट हैं। ए ग्रेन्युलोसाइट में दो में डिवाइड कर सकते हो, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। यहां पर इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स। अगर मैं साइज की बात करता हूं, सबसे छोटे, सबसे बड़े, स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट, ये तीनों बराबर साइज के होते हैं। न्यूक्लियस ओवल शेप, किडनी शेप, हेडफोन जैसा बाइलोब्ड, एस शेप, ट्राइलोब, मल्टीलोब। क्योंकि न्यूक्लियस में 4 लोब भी हो सकते हैं, 5, 6, 7 तक हो सकते हैं। तो इसके न्यूक्लियस में पॉलीमॉर्फिक कंडीशन है, बहुरूपता
पॉलीमॉर्फिक बहुरूपीय न्यूक्लियस है, 4 5 6 7 तक लोब हो सकते हैं, तो इसको बोलते हैं पॉलीमॉर्फिक न्यूक्लियस, PMNL, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लिएटेड ल्यूकोसाइड, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लिएटेड ल्यूकोसाइड। क्लियर बिल्कुल। तो ये क्या काम करते हैं, फैगोसाइटोसिस का काम करते हैं, फैगोसाइटोसिस। सबसे इंपॉर्टेंट बेटा क्या है इनका परसेंटेज, सबसे ज्यादा तो न्यूट्रोफिल्स होते हैं 60 से 65%, फिर नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, ऐसे याद रखना। 20 से 25, 6 से 8, 2 से 3 और 0.5 से 1%, जिनमें इन दोनों का फंक्शन तो एक कॉमन है, इन दोनों का फंक्शन फैगोसाइटोसिस, भक्षण कर लेना, पकड़ के खा लेना, बट इन तीनों के फंक्शन को मैंने अलग से एक्सप्लेन किया है। तो सबसे पहले लिम्फोसाइट की बात करूंगा, उसको हमने बी और टी लिम्फोसाइट में डिवाइड किया है। बी लिम्फोसाइट जब डिवाइड करती हैं तो दो पार्ट में डिवाइड होती हैं, एक्टिव और इनएक्टिव। एक्टिव को आप प्लाज्मा सेल बोलते हो, इनएक्टिव को मेमोरी सेल बोलते हो। मेमोरी भी प्लाज्मा में कन्वर्ट होती है जरूरत पड़ने पर ये एंटीबॉडी बना करके आपको बचाते हैं। जबकि टी लिम्फोसाइट को हेल्पर, किलर, सप्रेसर और मेमोरी, ठीक है, हेल्पर पूरी बॉडी की इम्यूनिटी को कंट्रोल करते हैं, एचआईवी इन्हीं को टारगेट करता है। किलर सेल स्पेशली अपनी बॉडी की सेल को, जिनमें वायरस का इन्फेक्शन हो गया हो या कैंसर हो गया हो, उनको मारने का काम करते हैं। जरूरत पड़ने पर मेमोरी सेल किलर सेल में कन्वर्ट हो जाकर फिर इनको मारते हैं, ठीक है। सप्रेसर सेल ये इनको सप्रेस करके रखते हैं, क्योंकि उन सेल को मारते हैं जो अपनी बॉडी की सेल है पर एबनॉर्मल, कहीं गलती से ये नॉर्मल सेल को मारना चालू ना कर दें तो सप्रेसर इनको सप्रेस करके रखते हैं हमेशा। और इयोसिनोफिल्स बेसोफिल्स ध्यान रखना है, ये रेजिस्ट अगेंस्ट इन्फेक्शन, आपके इन्फेक्शन से आपको बचाती हैं क्योंकि एंटी पैरासिटिक प्रॉपर्टी शो करती हैं। ये एंटी एलर्जिक है क्योंकि एक एलर्जी कॉजिंग सब्सटेंस होता है हिस्टामिन, उसको खत्म करने वाला एंजाइम इनके पास होता है हिस्टामिनेज, ठीक है। तो रिलीज, ठीक है, एंटी एलर्जिक एंजाइम हिस्टामिनेज, ब्रेक डाउन ऑफ हिस्टामिन, जो हिस्टामिन के ब्रेक डाउन में हेल्प करता है। एसोसिएटेड विद एलर्जिक रिएक्शन, ये एलर्जिक रिएक्शन से एसोसिएटेड है, ठीक है। ये क्वेश्चन नीट में डायरेक्टली पूछा जाता है। मतलब एलर्जिक रिएक्शन से एसोसिएटेड होने का मतलब ये नहीं होता कि एलर्जी कॉज कर रही है, मतलब एलर्जी से संबंधित हैं, आपको एलर्जी से बचाने वाली है, एलर्जी वाली रिएक्शन में इन्वॉल्व होती हैं एज अ एंटी एलर्जिक, एज अ एंटी एलर्जिक। हाँ बेटा आज रिवीजन हो रहा है, क्योंकि पिछले की सारी क्लासों का रिवीजन करा रहा हूँ, खत्म होने वाला है, ठीक है। कई बच्चे ऐसे हैं ना, क्योंकि अभी फेस्टिवल सीजन रहा था, बहुत सारे बच्चे इसमें ऐड हुए हैं, तो मैंने कहा एक रिवीजन तो बनता है, एक रिवीजन करा करके फिर मैं कंटिन्यू चलूंगा, फिर रिवीजन नहीं होगा। हाँ बेटा एनसीईआरटी वाला रिवीजन जो डाला था, अब तुम्हें क्या लग रहा है इसमें क्या चीज छूटी? पूरी मैं एनसीईआरटी फ्लो डायग्राम करा ही रहा हूं, एनसीईआरटी फ्लो डायग्राम है, पीवाईक्यू में लास्ट में करा रहा हूं। अब तुम्हें एक काम तो तुम्हें करना है, उन पीवाईक्यू को इन फ्लो डायग्राम में लिखना है कि कौन सा टॉपिक कितने साल में पूछा गया है। इतना काम तुमसे भी तो करवाऊंगा थोड़ा बहुत काम। अच्छा तरुण सर बोल रहे थे कि आपका एक क्लास लेंगे जो आपने लास्ट वीक लिया था इस वीक में। कोई नहीं मैं दे दूंगा तरुण सर को, ठीक है। इस वीक तो नहीं दूंगा, मैं अगली वीक दूंगा तरुण सर को, है ना। अगले वीक में दे दूंगा मैं तरुण सर को एक क्लास, ठीक है। अगले वीक में दूंगा क्योंकि मेरा एक मैं टीथ का एक रूट कैनाल करा लूंगा, दर्द होता है थोड़ा थोड़ा, तो मैं कह दूंगा भाई ठीक है, जिस दिन आप क्लास ले रहे हो उस दिन मैं टीथ अपना दांत उखड़वा आऊंगा जा करके, ठीक है। तो इस वीक तो नहीं दूंगा मैं, नेक्स्ट वीक दे दूंगा उनको, बराबर हो जाएगी क्लासें हमारी उनकी, ठीक है। एक क्लास उधार आ गई ना उनकी, हाँ तो मैं उनको अगले वीक दे दूंगा, ठीक है। अब इस वीक तो नहीं यार, मैं खत्म कराऊंगा सर्कुलेशन, थोड़ा सा चल जाने दो। अगले वीक में एक क्लास तरुण सर को दे दूंगा, ओके। क्योंकि समस्या क्या आ रही है, अगले वीक रक्षाबंधन का भी एक वो मुझे लग रहा है छुट्टी होगा, ठीक है। हाँ रक्षाबंधन का छुट्टी होगा तो एक नुकसान हो रहा है वाला, ठीक है। तो चलो उसमें ये कर लूंगा मैं अपना, एक टीथ का काम है वो करवा लूंगा, ठीक है, वो उखड़वा लूंगा, ठीक है। तो थर्सडे को मेरी क्लास होगी, फ्राइडे को रक्षाबंधन है तो उस दिन मैं उखड़वाऊंगा दांत, सैटरडे को तरुण सर को दे दूंगा मैं, ठीक है, ओके। मतलब यूटिलाइज ऐसे होगा ना कि थोड़ा सा, अब इतने दिनों बाद तो मिलते हैं यार, ठीक है। अब मुझे भी तो लगता है थोड़ा सा कनेक्ट कर रहा हूँ बच्चों से, ठीक है। चलो तो यहां तक क्लियर था। फिर मैंने बेसोफिल की बात की थी भाई, हेपेरिन हिस्टामिन सीरोटोनिन, हेपेरिन हिस्टामिन सीरोटोनिन, ये एंटीकोएगुलेंट है, ठीक है, ये वैसोडाइलेटर है, ठीक है,
और ये एक्चुअल में, अगर मैं सीरोटोनिन की बात करता हूं, वैसो कॉन्ट्रिक्टर होता है, या ब्रोंकियो कॉन्स्ट्रिक्टर भी कह सकते हो, क्योंकि आपके ब्रोनकाई में भी स्मूथ मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन कराता है। मतलब इसके अलग अलग जगह अलग अलग काम एक ही है, स्मूथ मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन, पर इसके मतलब रिस्पॉन्स अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो हेपारिन एंटीकोएगुलेंट है, नॉर्मल हमारे ब्लड में भी होता है, ये ब्लड को कोएगुलेट होने से रोकता है, पर यहां पर भी भरा हुआ है। हिस्टामिन जरूरत पड़ने पर ये वेसल्स को डायलेट कर देता है, इसकी वजह से इन्फ्लामेशन होता है, सूजन आती है, इसलिए इन्फ्लामेटरी रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, ये ध्यान रखना है। जरूरत पड़ने पर ये ब्रोनकाई को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देते हैं, जिससे एस्थमेटिक अटैक पड़ जाता है इसकी वजह से। तो एक्चुअल में ये पूरी प्रोसेस होती है इन्फ्लामेशन कराने के लिए, पर ये हाइपर एग्रेसिव हो जाए ना, और इनको बहुत ज्यादा मात्रा में निकालना चालू कर दें, तो बहुत खतरनाक कंडीशन हो सकती है। एंटीकोएगुलेंट आपके ब्लड में बहुत ज्यादा मात्रा में मिल जाएगा, आपके ब्लड के वेसल्स डायलेट होना चालू हो जाएंगे। ठीक है, हाँ, जिसकी वजह से पूरे बॉडी में सूजन आ जाएगी, एलर्जिक सिम्टम आ जाएंगे, रेड रेड पैचेस बन जाएंगे, इसको एलर्जी कहते हैं, और इसकी वजह से एस्थमेटिक अटैक पड़ सकता है। तो ये नॉर्मल प्रोसेस है, इन्फ्लामेशन में यूज होती है, जब जब आपके चोट लग जाती है, सूजन आती है, उसको कराती है। पर अगर ये हाइपर हो गए किसी भी कारण से, तो एलर्जी कॉज कर सकते हैं, कर सकते हैं, पर करते नहीं है, क्योंकि हमारे पास एंटी एलर्जिक हिस्टामिनेज भी है। चलो, अब लास्ट आता है इसमें थ्रोम्बोसाइट्स, यानी ब्लड को क्लॉट करने का सेल। थ्रोम्बो मतलब क्लॉट, ठीक है। तो नंबर ऑफ प्लेटलेट्स लगभग 1.5 से 3.5 लाख होते हैं। मैमल्स के अंदर प्लेटलेट्स मिलते हैं, और जो मैमल्स नहीं है, अदर देन मैमल्स, चार लिख सकते हो, नोटेबल पॉइंट कहीं जरूर जगह है तो, अदर देन मैमल्स। इन्फ्लामेशन क्या है? इन्फ्लामेशन बेटा सूजन होती है, सूजन को बोलते हैं इन्फ्लामेशन। कहीं पर भी चोट लग जाती है, सूजन आती है, ठीक है, तो सूजन आने का मतलब है इन्फ्लामेशन होना। देखा होगा आजकल बड़ा जगह जगह चीजें चल रही हैं कि शरीर के अंदर सूजन नहीं आनी चाहिए। आप ऐसा खाना खाओ जो एंटी इन्फ्लामेटरी हो, आप ऐसा खाना खा रहे हो जो इन्फ्लामेटरी है, तो ये खतरनाक होता है, कैंसर भी कॉज कर सकता है। ठीक है, तभी तो ऐसी चीजें खाओ जो एल्कलाइन हो, जो आपकी ब्लड की पीएच को मेंटेन करे, समझे? समझे? तो उन चीजों को खाना चाहिए। क्लियर है बिल्कुल? हाँ, तो इन्फ्लामेशन समझ में आ गया। हाँ, चलो ठीक है। अब बनते कैसे हैं ये? भाई मैमल्स के अंदर होते हैं, बनते कैसे हैं ये? फॉर्म्ड बाय फ्रेगमेंटेशन ऑफ मेगा कैरियोसाइट सेल्स। अब जैसे मेगा, मेगा मतलब बहुत बड़ा, कैरियो मतलब न्यूक्लियस, जिसका न्यूक्लियस बहुत बड़ा होता है वो मेगा कैरियोसाइट सेल्स है। मेगा कैरियो, बड़ा न्यूक्लियस, इसका फ्रेगमेंटेशन, अगर मैं इसके टुकड़े तोड़ता रहूं, टुकड़े फ्रेगमेंट्स तोड़ता रहूं, तो ये फ्रेगमेंट्स हैं, इन्हीं को प्लेटलेट्स बोलते हैं। तो इनमें न्यूक्लियस तो होगा नहीं, क्योंकि न्यूक्लियस तो अलग है। ठीक है, फ्रेगमेंट्स हैं मेगा कैरियोसाइट्स के, जिनमें कुछ केमिकल भरे हुए हैं, जिनको बोलते हैं थ्रोम्बोप्लास्टिन। न्यूक्लियस नहीं होता, ओवल शेप होते हैं, थ्रोम्बोप्लास्टिन भरा हुआ होता है। लाइफ स्पेन 1 वीक के आसपास होती है, ब्लड क्लॉटिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। अगर इनका नंबर कम हो जाए, तो देखा होगा डेंगू और चिकनगुनिया के केस में लोगों के अंदर प्लेटलेट्स काउंट कम हो जाता है, इसी को थ्रोम्बोसाइटोपीनिया बोलते हैं। पीनिया मतलब नंबर कम हो जाना, इरेथ्रोसाइटोपीनिया, ल्यूकोसाइटोपीनिया, थ्रोम्बोसाइटोपीनिया, इट इज अ मेडिकल टर्म। ठीक है, तो पीनिया टर्म कहीं लगा हुआ है मतलब नंबर कम हो जाना। ठीक है, इससे क्लॉटिंग डिसऑर्डर हो जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नीट में बहुत पूछा जाता है। सबसे ज्यादा आरबीसी होते हैं, फिर प्लेटलेट, फिर डब्ल्यूबीसी, उनमें भी न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, एरिथ्रोसाइट, वेसोफिल्स। ये 5.5 मिलियन, 1.5 से 3.5 मिलियन, 70,000 पर MMQ, इनमें ये सबसे ज्यादा, फिर आपको याद ही रहेंगे। पहचान मैंने बता दी, आरबीसी प्लेटलेट्स के टुकड़े होंगे, यूजोफिल्स में हेडफोन जैसा न्यूक्लियस होगा, यहाँ पर एस शेप न्यूक्लियस होता है पर दिखता नहीं है, डॉट डॉट समझ लेना। यहाँ पर 4 लोब दिख रहे हैं, मतलब न्यूट्रोफिल्स हैं। किडनी शेप मोनोसाइट है, और एक में बड़ा और एक छोटा न्यूक्लियस है, बड़ा है टी लिम्फोसाइट, छोटा है बी लिम्फोसाइट। क्योंकि टी लिम्फोसाइट 4 टाइप के होते हैं, ऐसे याद रखना, तो न्यूक्लियस बड़ा होगा। बी लिम्फोसाइट 2 ही टाइप के होते हैं, तो न्यूक्लियस छोटा होगा। याद करने का तरीका बता रहा हूं। अच्छा, एक चीज और करा दी थी मैंने लास्ट क्लास के अंदर, कोएगुलेशन, ब्लड क्लॉटिंग। अगर आप की बॉडी में कहीं पर भी ब्लड वेसल्स या बॉडी का कोई पार्ट इंजर्ड हो जाए, तो ब्लीडिंग होगी, भाई ब्लड निकलना चालू हो जाएगा, ब्लड ब्लीडिंग हो रही है। तो ये इंजर्ड टिश्यू होते हैं ना, वो थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज करते हैं। ये थ्रोम्बोप्लास्टिन ब्लड में फ्लोट करने वाले, जो ब्लड फ्लोट कर रहा है ना, ब्लड का फ्लो चल रहा है, ब्लड में फ्लो करने वाले जो प्लेटिलेट्स थे, ब्लड में फ्लो करने वाले जो प्लेटिलेट्स थे, उनको एक्यूमुलेट कर देता है, एक्यूमुलेशन ऑफ प्लेटिलेट्स। अब सारे प्लेटिलेट में भी थ्रोम्बोप्लास्टिन भरा हुआ, ये भी निकलेगा यहां से,
तो ये भी क्या रिलीज कर रहे हैं, थ्रोम्बोप्लास्टिन, यहाँ थ्रोम्बोप्लास्टिन। ये थ्रोम्बोप्लास्टिन कैल्शियम के साथ मिलकर के एक एंजाइम को एक्टिवेट करता है, एक एंजाइम कॉम्प्लेक्स को, एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम कॉम्प्लेक्स, जिसको हम बोलते हैं प्रोथ्रोम्बिनेज या थ्रोम्बोकाइनेज, प्रोथ्रोम्बिनेज या थ्रोम्बोकाइनेज। किसके थ्रू एक्टिवेट करता है, कैस्केड सिस्टम। किसके थ्रू एक्टिवेट करता है, कैस्केड सिस्टम के थ्रू एक्टिवेट करता है, ठीक है। प्रोथ्रोम्बिनेज एंड थ्रोम्बोकाइनेज थ्रू कैस्केड सिस्टम। अब बताओ यहां तक कोई डाउट है किसी को? सर जो बाइल जूस होता है वो भी टॉक्सिन सब नहीं, देखो बाइल जूस जो होता है उसमें अच्छी चीजें भी होती हैं और बुरी चीजें भी होती हैं। बाइल जूस में अच्छी चीजें क्या होती हैं, उसमें बाइल सॉल्ट होते हैं, ठीक है, और कह सकते हो वो चीजें होती हैं जो फैट का एमल्सिफिकेशन करती हैं, वो बाहर निकलती हैं बाइल की फॉर्म में। पर मौका पा करके ये दुष्ट टॉक्सिन भी उसी के थ्रू निकलते हैं, तभी तो बाइल का निकलना बहुत जरूरी है। जिन लोगों के अंदर बाइल नहीं निकलता उनके अंदर ये जहर भी नहीं निकलता, तभी तो आजकल देखा होगा कई गर्ल्स हैं, बॉयज भी कर रहे हैं, वो घी नहीं खाते। तो मैंने कहा घी क्यों नहीं खाते, और सर घी खाएंगे तो मोटे हो जाएंगे। मैंने घी नहीं खाओगे तो मर जाओगे। उन्हें क्यों, उन्हें घी खाओगे पर घी आप गंदा घी खाओगे बाहर का, अच्छा घी खाओ, गाय का शुद्ध देसी घी खाओ, ठीक है। तो गाय का घी जब खाते हो, घी खाते हो, सिंपल सी बात है, तब घी जब आपका ड्यूडेनम में पहुंचता है तब जाकर के सिग्नल जाता है और बाइल निकलना चालू होता है। और जब बाइल निकलेगा तभी वो समय होता है जब वो जहर बाहर निकलता है, क्योंकि जहर को उसी रास्ते से निकालना है। अगर तुम बाइल को नहीं निकालोगे ना तो जहर नहीं निकलेगा, और जहर नहीं निकलेगा तो लिवर डैमेज हो जाएगा, शरीर खराब हो जाएगा। समझ में आया? तो बाइल निकालना बहुत जरूरी है, इसीलिए घी खाना बहुत जरूरी है। और घी कैसे खाना चाहिए, रोटी पे लगा के खाओ, खाओ ना खाओ ना खाओ कोई दिक्कत नहीं है, उससे फायदा नहीं होता, ज्यादा टेस्ट आ जाता है पर फायदा नहीं होता। फायदा कैसे होगा, अगर 1 चम्मच गाय का देसी घी आप सब्जी में, क्योंकि वो इमल्सिफायर है, उसमें अच्छे से मिक्स कर लोगे ना फिर खाओ, आहा, वो फायदा करेगा आपको, पूरा बॉडी को लगेगा, ठीक है। तो प्रॉपर तरीके से बाइल निकलेगा, और बाइल के निकलने से आपका वो जहर, वो टॉक्सिन भी निकलेगा। और कहीं ना कहीं जो लोग घी नहीं खाते तो उनको बाइल के कंसंट्रेट हो जाने की वजह से, बहुत सारे कारणों की वजह से आपका गॉल ब्लैडर स्टोन भी हो जाता है। तो घी खाना बहुत जरूरी है भाई, उस जहर को भी निकालना है और गॉल ब्लैडर स्टोन को भी होने से रोकना है। तो घी खाया करो, पर अच्छा शुद्ध। नहीं आया क्या, गाय का। अब बताता हूँ एंजाइम कॉम्प्लेक्स क्या है। भाई यहाँ पर जो एंजाइम कॉम्प्लेक्स है इसका नाम है प्रोथ्रोम्बिनेज या थ्रोम्बोकाइनेज। ये पूरा कॉम्प्लेक्स है, यानी कई एंजाइमों का कॉम्बिनेशन है, और भी चीजें होती हैं इसके अंदर। मेन एंजाइम इसमें प्रोथ्रोम्बिनेज या थ्रोम्बोकाइनेज होता है, क्योंकि 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं ना, ठीक है। तो उसमें कई इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। पर कैस्केड सिस्टम, कैस्केड सिस्टम का मतलब है जिसमें कई इंटरमीडिएट यूज होते हैं, ठीक है। यानी भाई ये है 1 2 3 4, भाई ये इसको एक्टिव करेगा, जब ये बन जाएगा ना तो ये इसको एक्टिव करेगा, जब ये बन जाएगा ना ये इसको एक्टिव करेगा। और एक भी बीच का एक्टिव नहीं हुआ तो अगली प्रोसेस नहीं होगी। तो इसको बोलते हैं कैस्केड सिस्टम, जिसमें हर बनने वाला प्रोडक्ट अगली रिएक्शन के लिए कैटलिस्ट का काम करता है, फिर अगला बनेगा तो अगली रिएक्शन के लिए कैटलिस्ट का काम करेगा। यानी एक भी प्रोडक्ट नहीं बना तो उसकी अगली रिएक्शन का कैटलिस्ट नहीं बना तो रिएक्शन होगी ही नहीं। इसको बोलते हैं कैस्केड सिस्टम। 13 क्लॉटिंग फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं, लास्ट में बताऊंगा उसको मैं, ठीक है। जब प्रोथ्रोम्बिनेज या थ्रोम्बोकाइनेज एक्टिव हो जाएगा तो सबसे पहले तो ये जितना भी ब्लड में हेपेरिन था उस रीजन में जहां क्लॉटिंग करानी है, क्लॉटिंग एरिया, वहां पर उसको इनएक्टिव करेगा। तब जाकर के जो हमारे ब्लड में क्लॉटिंग फैक्टर इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं उनमें पहला होगा प्रोथ्रोम्बिन और फिब्रिनोजन, लिवर में बनते हैं तो बता चुका हूं मैं आपको। इस इनएक्टिव को एक्टिव किया जाएगा, जब ये एक्टिव हो जाएगा तो इसको एक्टिव करेगा। ये सॉल्युबल फाइबर होते हैं, ये इनसॉल्युबल फाइबर होते हैं। ये एक पैच बना देते हैं, और पैच बनते ही जितना भी फॉर्म्ड एलिमेंट है, डेड फॉर्म्ड एलिमेंट, कौन, ये डेड फॉर्म्ड एलिमेंट्स हैं, सेल से चिपकना चालू हो जाएंगे इसमें अंदर, ठीक है। और धीरे धीरे ये पैच भर जाएगा, सीरम बचेगा। क्योंकि सीरम क्या होता है भाई, ब्लड में से क्लॉटिंग फैक्टर ने अपना काम कर दिया, बचेगा क्या, सीरम। प्लाज्मा में से क्लॉटिंग फैक्टर निकाल दोगे, सीरम। सॉफ्ट क्लॉट एयर के कांटेक्ट में आने पर हार्ड क्लॉट, खोट कहते हैं, बन जाएगा। तो एनसीईआरटी ने इसको उल्टा समझाया। मैंने लास्ट लेक्चर में एनसीईआरटी को, एनसीईआरटी रिवाइज नहीं कराऊंगा, वो मैं करा चुका हूँ, वो आप खुद को रीड करनी है, यहाँ आगे की मैं कराऊंगा।
ठीक है, एनसीईआरटी ने उल्टा बोला कि फिब्रिन को एक्टिव कौन करता है? थ्रोम्बिन। फिब्रिनोजन को फिब्रिन में कौन कन्वर्ट करता है? थ्रोम्बिन। थ्रोम्बिन को एक्टिव कौन करता है? प्रोथ्रोम्बिनेज। प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कौन करता है? प्रोथ्रोम्बिनेज। और प्रोथ्रोम्बिनेज को एक्टिव कौन करता है? आप बोलोगे प्रोथ्रोम्बिनेज को एक्टिव करता है कैल्शियम आयन। प्रोथ्रोम्बिनेज को एक्टिव करता है कैल्शियम आयन कैस्केड सिस्टम के थ्रू, ठीक है। तब जाकर के ये मैकेनिज्म पूरी होती है। यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। टोटल मैंने बताया था कैस्केड सिस्टम समझा दिया मैंने। 13 क्लॉटिंग फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं। कैल्शियम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर कैल्शियम ब्लड में से निकाल दोगे तो ब्लड क्लॉटिंग होगी ही नहीं, ठीक है। ब्लड बैंकों में इस ब्लड इसको कैल्शियम को ही बाइंड अप कर देते हैं, निकाल लेते हैं या चिल कर देते हैं, जिससे कि क्लॉटिंग मैकेनिज्म नहीं हो पाती। सर हेपेरिन क्या है? बेटा हेपेरिन आपके लिवर में, हिप्पो, ये हेपा आ गया ना, मतलब लिवर। लिवर में बनने वाला एक सब्सटेंस है हेपेरिन, जो लिवर में बनता है और एंटी कोएगुलेंट है। मतलब आपके ब्लड को जमने से रोकेगा। आप -20 पे भी चले जाओगे पर आपके ब्लड बॉडी के अंदर का ब्लड जमेगा नहीं। समझ में आया? हाँ भाई, अगर ब्लड कहीं ना कहीं जम गया, क्लॉट हो गया, तो जो आपकी, सोचो कितना कॉम्प्लेक्स बॉडी है। इतना पतले पतले, मतलब इतने पतले पतले पाइप है, छोटे छोटे पतले पतले, तो माइक्रोस्कोप उसमें भी ब्लड फ्लो कर रहा है। अगर एक भी पाइप ब्लॉक कर गया तो सोचो किसी ऑर्गन के अंदर ब्लड सप्लाई ऑन द स्पॉट रुक जाएगी। और ऐसा होने से वो ऑर्गन डैमेज होगा, उसके डैमेज होने से इंसान की डेथ तक हो सकती है। तो बॉडी कैसे बनी है सोचो आप, मतलब कितना ध्यान रखा गया है, नेचर ने कैसे बनाया ब्रेन, समझ रहे हो? बॉडी के सारे पार्ट, मतलब बहुत स्पेसिफिक तरीके से। कहीं ब्लड क्लॉट ना हो जाए तो हेपेरिन बना देते हैं। मतलब अगर क्लॉट करना हो तो कौन बनेगा जो वहां पर ब्लड को क्लॉट भी करेगा? कट लग जाए तो क्या होगा? मतलब बहुत तरीके से डिजाइन किया है, ठीक है। तो ये पूरा कंप्लीट हो गया ब्लड और ब्लड क्लॉटिंग, जो मैंने लास्ट के लेक्चर्स में कराया था। आज मैं नया टॉपिक चालू करता हूं, ब्लड ग्रुप, ठीक है। जो, ठीक है, हाँ, यहां से भी क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी रहती है, काफी इंपॉर्टेंट है ब्लड ग्रुप, ठीक है। यहां तक कोई डाउट है? साउंड की कोई प्रॉब्लम है बेटा क्या? बायोमोलिक्यूल बैकलॉग का पीडीएफ आपको आज ही मिल जाएगा, आपके टेलीग्राम ग्रुप पर भी और जो मेरा पर्सनल टेलीग्राम है उस पर भी, ठीक है। आज सब जगह एक बार फिर से डाल दूंगा मैं, यस, कई जगह डाल दूंगा, इससे कि आपको दिक्कत ना आए, ठीक है। आज ही मिल जाएगा आपको, ठीक है। साउंड में दिक्कत है? नो सर, नो प्रॉब्लम वॉइस। दस्तक रुक गया। ठीक है, हाँ, दस्तक रुक गया, चलेगा दस्तक, ठीक है। अब यहाँ एक दो चैप्टर हो जाएंगे क्योंकि वहां तेज चलता है, दस्तक 10 मिनट के अंदर हो जाता है, 2 चैप्टर तुम्हारे, 2 क्लासेस, हाँ। तो यहाँ अभी मेरी क्लास रुक गई थी, ठीक है। तो अब ये है कि थोड़ा सा सर्कुलेटरी सिस्टम स्टार्ट हो, मतलब खत्म हो जाए, तब मैं 3 क्लासेस के अंदर कराऊंगा ये और 3 क्लासेस में वो, तुम्हारे पैरेलल ही चलेगा। चलो अगली क्लास में कर दूंगा पर्सनल टेलीग्राम का लिंक भी, ठीक है। अबे गधे, कौन है ये राकेश? घी और शहद मिला के खाएं? क्यों खाएगा मिला के? घी अलग चीज है, शहद अलग चीज है, ठीक है। और जानते हो कई कॉम्बिनेशंस बॉडी के लिए टॉक्सिक भी होते हैं, तो मिला के खाना ही नहीं चाहिए, ठीक है। घी एनिमल प्रोडक्ट है और शहद प्लांट प्रोडक्ट है, बनाते एनिमल लेवल पर प्लांट प्रोडक्ट है, ठीक है, प्लांट के से बनता है, ठीक है। चलो, अच्छा, ब्लड ग्रुप कई टाइप के होते हैं, ठीक है, जिसमें तुम्हारे सिलेबस में जो ब्लड ग्रुप है वो ए बी ओ ब्लड ग्रुप है, ठीक है। आर एस ब्लड ग्रुप भी है तुम्हारे सिलेबस में, 2 हैं, आर एस ब्लड ग्रुप और ए बी ओ ब्लड ग्रुप। इसके अलावा बॉम्बे ब्लड ग्रुप भी होता है, ब्लड ग्रुप एम, ब्लड ग्रुप एन भी होता है, जो तुम पढ़ोगे एमबीबीएस या पीजी के दौरान, ठीक है। अभी तुम्हारे सिलेबस में 2 ब्लड ग्रुप है, एक एबीओ ब्लड ग्रुप और एक आर एच ब्लड ग्रुप, ठीक है। इसको पढ़ाऊंगा। तो एबीओ ब्लड ग्रुप की बात करता हूं, आपसे कहा जाए एबीओ ब्लड ग्रुप किस पर बेस्ड होता है, किस पर निर्भर होता है? 2 टाइप्स ऑफ एंटीजन विच प्रेजेंट ऑन सरफेस ऑफ आरबीसी। तो 2 प्रकार के एंटीजन, एंटीजन ए और बी, जो आरबीसी की सरफेस पर होते हैं, इन पर निर्भर करता है, ठीक है, एबीओ ब्लड ग्रुप, ठीक है। किन पर डिपेंड करता है? ठीक है, सरफेस एंटीजन ए एंड बी,
सरफेस एंटीजन ए एंड बी। सर कैसे करता है? देखो ऐसे करता है। मान लो किसी आरबीसी की सरफेस पर मान लो किसी आरबीसी की सरफेस पर ए एंटीजन है, किसी आरबीसी की सरफेस पर ए एंटीजन है, तो ब्लड ग्रुप ए हो जाएगा। किसी आरबीसी की सरफेस पर बी एंटीजन है, तो बी ब्लड ग्रुप हो जाएगा। किसी आरबीसी की सरफेस पर दोनों ही एंटीजन है, ए बी है और बी बी है, तो ए बी ब्लड ग्रुप हो जाएगा। मानो आरबीसी की सरफेस पर एंटीजन ही नहीं है, जीरो ब्लड ग्रुप। लिख देता हूं। और ए एंटीजन होगा तो क्या बोलेंगे? ए ब्लड ग्रुप। बी एंटीजन है तो क्या होगा? बी ब्लड ग्रुप। अगर दोनों एंटीजन है तो ए बी ब्लड ग्रुप। और एक भी एंटीजन नहीं है, जीरो, जीरो ब्लड ग्रुप। आप समझ में आया? भाई ए एंटीजन है ए, बी एंटीजन है बी, दोनों है ए बी, और एक भी नहीं है, जीरो ब्लड ग्रुप। ठीक है, तो एक तो समझ में आ गया। ब्लड ग्रुप किस पर बेस्ड होता है? एंटीजन विच प्रेजेंट ऑन सरफेस ऑफ आरबीसी। क्या एंटीबॉडी भी होते हैं? यस। एबीओ ब्लड ग्रुप के केस में, ओनली एबीओ ब्लड ग्रुप के केस में, और किसी केस में नहीं। ओनली एबीओ ब्लड ग्रुप के केस में नेचुरल एंटीबॉडी भी होते हैं, पर अपोजिट। ठीक है, जैसे अगर किसी का ब्लड ग्रुप, मान लो ए ब्लड ग्रुप है, ए एंटीजन है, तो प्लाज्मा में एंटीबॉडी कौन सी होगी? प्लाज्मा में आपके बी एंटीबॉडी होंगे, बी एंटी बॉडी होंगे। अगर किसी का ब्लड ग्रुप बी है तो अपोजिट, तो प्लाज्मा में ए एंटीबॉडी होंगे। दोनों एंटीजन है तो प्लाज्मा में एंटीबॉडी नहीं होंगे। दोनों एंटीजन नहीं है तो प्लाज्मा में दोनों ही एंटीबॉडी होंगे, ए एंड बी एंटीबॉडी प्रेजेंट होगी। ये कंसेप्ट ध्यान रखना है आपको। अगर ए ब्लड ग्रुप है तो ए एंटीजन होगा, बी एंटीबॉडी होगा। बी ब्लड ग्रुप है तो बी एंटीजन होगा, ए एंटीबॉडी होगा। ए बी ब्लड ग्रुप है, दोनों एंटीजन होंगे पर एंटीबॉडी एक भी नहीं होगा। मतलब सेम एंटीजन एंटीबॉडी एक ही ह्यूमन के अंदर नहीं हो सकते, उसकी डेथ हो जाएगी। हमेशा एंटीजन और एंटीबॉडी अपोजिट होंगे या नहीं होंगे। जैसे यहां दोनों एंटीजन दे दिया तो एंटीबॉडी गायब कर दिए, यहां दोनों एंटीबॉडी गायब कर दिए, एंटीजन गायब कर दिए तो दोनों एंटीबॉडी प्रेजेंट कर दिए। तो ये कॉम्बिनेशन रहता है, ठीक है, एंटीजन एंटीबॉडी का। नीचे लिख भी दिया, सिमिलरली प्लाज्मा ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल कंटेन टू नेचुरल एंटीबॉडी। नेचुरल, ठीक है, वैसे तो एंटीबॉडी हम लैब में बना लेते हैं, पर यहां पर नेचुरल एंटीबॉडी होते हैं। प्लाज्मा के अंदर कहां होते हैं? नेचुरल एंटीबॉडी अगेंस्ट। ठीक है, यहां तक कोई डाउट है? नहीं। अब आ जाओ, कंसेप्ट समझाऊंगा। यहां तक कोई डाउट है? पहले ये बताओ, कोई भी डाउट किसी को भी? क्या कहना चाह रहा है? मतलब सेम ब्लड नहीं दे सकते पेशेंट को? दे सकते हो ना भाई। भाई सेम तो दे ही सकते हो ना भाई, सेम है तभी तो। अपोजिट नहीं दे सकते आप, अपोजिट दे दिया तो भाई एंटीबॉडी तो चला जाएगा बॉडी के अंदर। हाँ लिख लो, लिख लो, तुम लिख लो।
एंटीबॉडी क्या करती है? एंटीबॉडी बेटा एंटीजन को ढूंढ ढूंढ करके उनसे चिपक जाती है। जैसे आप भाई, आपकी बॉडी में एंटीबॉडी क्या करते हैं? एंटीबॉडी डिफेंस का काम करते हैं, ठीक है। हर एंटीबॉडी अपने एंटीजन को ढूंढ करके उससे चिपक जाती है, जिससे कि एंटीजन की डेथ हो जाती है। ये तो आप ट्वेल्थ में पढ़े भी होगे ना, हाँ पूरा चैप्टर ही है। तो इसलिए नेचर ने यहां पर जो एंटीबॉडी बनाए अपोजिट बनाए। जैसे ए एंटीजन है तो प्लाज्मा में बी एंटीबॉडी होगी, अगर बी एंटीजन है तो प्लाज्मा में ए एंटीबॉडी होगी, अगर दोनों एंटीजन है तो सारे एंटीबॉडी गायब कर दिए, दोनों के दोनों। हाँ, अगर दोनों ही एंटीजन नहीं है तो बॉडी में दोनों ही एंटीबॉडी बना दिए, सिंपल सी बात है। तो नेचर ने बहुत तरीके से काम किया है, इसको मैं समझाता हूँ, नोट कर लो, कर लिया होगा। अब इसको समझाता हूँ अच्छी तरीके से। मैं एक यहाँ पर टेबल बनाता हूँ हमेशा, ये ट्रिक मुझे बड़ी अच्छी लगी थी। जब पहली बार मैंने बनाई थी तो बच्चों ने कहा मजा आ गया, तब से फिर मैंने उसको बनाना चालू कर दिया। बनाई बहुत रैंडम थी ऐसे ही, पर इसको फिर स्टैंडर्डाइज करके मतलब बहुत सही चीजें हो गई। देखो, ठीक है, इधर हम मान लेते हैं डोनर है, ठीक है, डोनर ब्लड ग्रुप। और डोनर्स ब्लड ग्रुप मान लो, यहां लिखता हूं मैं, और यहां लिखूंगा एंटीजन, क्योंकि डोनर का हम हमेशा क्या मैच करते हैं? एंटीजन। ठीक है, तो ब्लड ग्रुप कितने टाइप के हो सकते हैं? जैसे ए, ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, अरे ए बी ब्लड ग्रुप, और ओ, चार टाइप के ब्लड ग्रुप होते हैं। एंटीजन मैंने बता दिया कि भी ए ब्लड ग्रुप होगा तो एंटीजन क्या होंगे? यहाँ पर ए होंगे। बी ब्लड ग्रुप होगा तो बी होंगे, इसमें दोनों होंगे ए बी। यहाँ पर एक भी एंटीजन नहीं होगा, जीरो एंटीजन होंगे। अब आ जाओ रिसिपिएंट ब्लड ग्रुप। थोड़ा सा रह गया, लो लिख लो, रहना नहीं चाहिए तुम्हारा, नोट कर लो। सुजैन, नोट करो बेटा, लिख लिया? चलो, अब मैं बात करूंगा रिसिपिएंट ब्लड ग्रुप, यहां पर आ जाएगा, इसमें चार ही ब्लड ग्रुप होंगे, ए बी, अरे भाई, इसका ब्लड ग्रुप क्या होगा? ए होगा, बी होगा, ए बी होगा या ओ होगा। पर रिसिपिएंट का हम क्या हमेशा मैच करते हैं, जरा बताओ भाई? देने वाले का एंटीजन, लेने वाले के एंटीबॉडी, हमेशा एंटीबॉडी। इनकी हमेशा मिस मैचिंग होनी चाहिए ड्यूरिंग डोनेशन।
मिसमैचिंग होनी चाहिए, ये मैच नहीं करने चाहिए। यस, ये मैच नहीं करने चाहिए। हाँ बेटा, मिसमैचिंग होगी तभी पॉसिबल है। सेम एंटीजन एंटीबॉडी मिलके तो कचड़ा हो जाएगा। जैसे किसी का ब्लड ग्रुप ए है तो एंटीबॉडी कौन से होंगे जरा बताओ, एंटीबॉडी कौन से होंगे यहाँ पर, एंटीबॉडी कौन से होंगे लिख देता हूं मैं, बी होंगे। कौन से होंगे, ए होंगे। दोनों एंटीजन है, एक भी एंटीबॉडी नहीं होगा। यहाँ दोनों एंटीबॉडी होंगे, ए बी और बी बी। अब किसको कौन सा दे सकते हैं, सिंपल स्टेप याद रखना है, मिसमैचिंग। ए ए को दिया जा सकता है क्योंकि दोनों मिसमैच कर रहे हैं। यहां नहीं दे सकते, मैच कर जाएगा। यहां दिया जा सकता है और यहां नहीं दे सकते, फिर मैच कर जाएगा। बी किसको दे सकते हैं जरा बताओ, सेम यही, बी बी को दे सकते हो। क्यों, क्योंकि ए है और यहाँ बी है, एंटीबॉडी अलग है एंटीजन अलग है। और बी आप ए बी को दे सकते हो क्योंकि यहाँ एक भी एंटीबॉडी है ही नहीं, और यहां दे नहीं सकते कोई मैच कर जाएगा। अब ए बी किसको दे सकते हो भाई, ए बी देख लेते हैं। ए बी यहां भी मैच कर जाएगा, यहां भी कर जाएगा और यहां भी कर जाएगा। तो ए बी सिर्फ ए बी को दिया जा सकता है और किसी को नहीं दिया जा सकता। अच्छा, ओ किसको दे सकते हो, एक ऐसा देने वाला उसके पास एक भी एंटीजन नहीं है। यानी इस भाई को तो आंखें बंद करके किसी को भी दे दो, इसको इसको भी दे दो, इसको तो इसको भी दे दो, इसको तो इसको भी दे दो, इसको तो इसको भी दे दो। एक ऐसा देने वाला, क्यों देने वाले का हम क्या देखते हैं, एंटीजन। एक ऐसा देने वाला उसके पास एंटीजन ही नहीं है, यूनिवर्सल डोनर होगा ये, किसी को भी दिया जा सकता है। यूनिवर्सल डोनर किसी को भी दिया जा सकता है। क्यों दिया जा सकता है, क्यों यूनिवर्सल डोनर है, क्यों यूनिवर्सल डोनर है, क्योंकि बोथ बोथ ए एंड बी एंटीजन क्या है यहां पर, एब्सेंट है। दोनों ही एंटीजन एब्सेंट है यहां पर, इसलिए यूनिवर्सल डोनर है। अच्छा, ए बी सबसे ले रहा है और लेने वाले का हम क्या देखते हैं, एंटीबॉडी। तो एक ऐसा लेने वाला उसके पास एंटीबॉडी नहीं है, ये यूनिवर्सल क्या हुआ, यूनिवर्सल रिसिपिएंट हुआ। क्यों हुआ यूनिवर्सल रिसिपिएंट, क्योंकि बोथ बोथ एंटीबॉडी ए एंड बी यहां पर क्या है, एब्सेंट। दोनों ही एंटीबॉडी नहीं है यहां पर, इसलिए यूनिवर्सल रिसिपिएंट है। दोनों ही एंटीजन नहीं है, इसलिए वो यूनिवर्सल डोनर है। अब बताओ समझ में आई या नहीं आई, देने वाला और लेने वाले के कभी भी एंटीजन एंटीबॉडी मैच नहीं करने चाहिए। अब बताओ, हाँ ए बी यूनिवर्सल रिसिपिएंट क्यों है, इसलिए है क्योंकि एक ऐसा लेने वाला जिसका हम एंटीबॉडी चेक करते हैं उसके पास एंटीबॉडी नहीं है, इसलिए यूनिवर्सल रिसिपिएंट है। ओ यूनिवर्सल डोनर है क्योंकि एक ऐसा देने वाला, यस, जिसके पास एंटीजन देखे जाते हैं वो एंटीजन है ही नहीं, इसलिए वो यूनिवर्सल डोनर कहलाएगा। अब मुझे बताओ आई या नहीं आई, कारण भी समझ में आना चाहिए, क्यों है यूनिवर्सल डोनर, क्यों है यूनिवर्सल रिसिपिएंट, क्योंकि एंटीबॉडी नहीं है, क्योंकि देने वाले का हमेशा एंटीजन और लेने वाले का हमेशा एंटीबॉडी मैच करते हैं। बीएमएस सर जी, बहुत सही। अंकिता बेटा, अगर गुस्सा तो नहीं करूंगा मैं, पर यह है कि इसको मतलब एलर्जी कहते हैं, ठीक है। तो तू किसी एक अच्छे एक्सपर्ट से मिल जो एलर्जी का एक्सपर्ट है, वो एग्जैक्ट बता देगा। और एलर्जी का देख कोई इलाज नहीं होता, एलर्जी का एक ही इलाज है, जिस चीज से तुझे एलर्जी है उससे दूरियां बना के चल, करीब 5 6 7 साल, अभी इनिशियल स्टेज में है तब तक तो हो सकता है आगे जाकर के वो एलर्जी चीज खत्म हो जाए, ठीक है। अगर तू बार बार लगाएगी तो आपके बॉडी के अंदर उसके मेमोरी सेल बन जाएंगे, तो फिर एलर्जी परमानेंट एलर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। एलर्जी का एक ही इलाज है, जिससे एलर्जी है उससे दूर रहो, नहीं तो खत्म हो जाएगा मामला। जिससे एलर्जी है उससे दूर रहो। पर समस्या तब आती है,
भाई जिससे एलर्जी है, मतलब जो आपकी बॉडी को नुकसान कर रहा है, आप समझ रहे हो, आप उसके बिना रह ही नहीं सकते। तो फिर क्या होगा पूछो, मतलब क्या हालत होगी, बड़ा सर्वाइवलिटी चांस कम हो जाते हैं फिर। मतलब कुछ चीजें ऐसी एसेंशियल होती हैं बॉडी के लिए जो आपको इनटेक करना जरूरी ही है, और बॉडी उन्हीं से एलर्जिक रिस्पॉन्स दिखा रही है, बताओ तो क्या होगा। ये समस्या होती है, किसी को खाने से एलर्जी हो जाए, किसी को पानी से एलर्जी हो जाए। मैं बता रहा हूँ एक एग्जांपल। तो जीवन बड़ा मतलब खतरनाक जीवन होता है। यहां तक कोई डाउट? बेटा टेस्ट का सिलेबस जो है बताया ना, पूरा का पूरा ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस आ रहा है टेस्ट के अंदर, पूरा ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। रिफाइंड ऑयल हेल्दी नहीं होता है बेटा, डेंजरस होता है। ऑयल में सिर्फ ऑलिव ऑयल खाया करो, या सरसों का तेल खाया करो। ठीक है, सबसे बढ़िया है सरसों का तेल, कस्टर्ड ऑयल, हाँ सबसे नंबर वन। नंबर टू पर आप अगर मतलब थोड़ा ले सकते हो तो ऑलिव ऑयल ले सकते हो। हाँ, और घी के अंदर, वैसा ये वेजिटेबल ऑयल की बात कर रहा हूँ। और घी की अगर बात करते हैं, ठीक है, तो उसमें आप गाय का देसी घी, बस इसके अलावा कुछ मत यूज करो। कोई भी स्किन, मतलब एलर्जी स्पेशलिस्ट अलग होते हैं, स्किन के डॉक्टर्स होते हैं वो एलर्जी स्पेशलिस्ट होते हैं, ठीक है, उनको दिखाना होगा। चलो, अच्छा एनसीईआरटी ने भी देखो टेबल दे रखी है। एनसीईआरटी क्या करती है, मैं तुम्हें बता दूं ये लोग कर क्या करते हैं। ये लोग क्या करेंगे, यहां पर ऐसे गायब कर देंगे, ये गायब कर देंगे, ऐसे ऐसे गायब कर देंगे, ये गायब कर देंगे, ऐसे 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 गायब कर देंगे। अब यहाँ गायब करने का पूछेंगे, बताओ यहाँ क्या होगा। यहाँ इस तरीके से क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, ए मतलब बी सी डी जो भी है, यहाँ पूछेंगे यहाँ क्या आएगा, यहाँ क्या आएगा, यहाँ क्या आएगा, इसके ऑप्शंस दे देंगे। वो ऐसे क्वेश्चन आते हैं इस टेबल के ऊपर। तो ये आपको आना चाहिए भाई। भाई किसी का ब्लड ग्रुप ए है, तो एंटीजन क्या होगा, यहाँ बता बताओ एंटीजन क्या होगा। भाई एंटीजन यहाँ पर ए होगा, कि और एंटीबॉडी कौन सा होगा, बी एंटीबॉडी होगा, या एंटी ए एंटीबॉडी भी कह सकते हो, एंटी ए कह सकते हो, एंटी ए, या सॉरी एंटी ए मतलब एंटी बी एंटीबॉडी लिखता हूं मैं इसको, एंटी बी बोलते हैं इसको, एंटी बी या बी एंटीबॉडी। ठीक है, और डोनर्स ब्लड ग्रुप क्या होगा, भाई ए को कौन कौन दे सकता है, ए को ए दे सकता है, और ये यूनिवर्सल डोनर कौन होता है, ओ दे सकता है। अच्छा बी, बी का केस अच्छा नहीं हटाया मैंने। ए बी में एंटीजन कौन से होंगे, दोनों होंगे, ए एंड बी दोनों होंगे। इस तरीके से फिलिंग द ब्लैंक्स भरने को आते हैं, तो वो आपको ध्यान रखने, हटा देता हूं। तो ए है तो ए ब्लड ग्रुप, ए एंटीजन बी एंटीबॉडी, बी ब्लड ग्रुप है बी एंटीजन ए एंटीबॉडी, ए बी है दोनों एंटीजन एंटीबॉडी एब्सेंट होंगे, और ओ है तो एक भी एंटीजन नहीं होगा पर एंटीबॉडी दोनों होंगे। ए को भाई ओ सबको दे सकता है, यूनिवर्सल डोनर है, इसके अलावा ए को बी को, ठीक है। और ए बी को कौन दे सकता है, ए बी को सब दे सकते हैं, ए बी को ए बी ओ बी सब दे सकते हैं, पर ओ को बेचारे को सिर्फ ओ ही दे सकता है। ए बी को सब क्यों दे सकते हैं, क्योंकि ए बी लेने वाला है तो उसके पास एंटीबॉडी नहीं है, लेने वाला उसके पास एंटीबॉडी नहीं है, तो सब कुछ दे सकता है, हर कोई दे सकता है इसको। अब बताओ यहां तक कोई डाउट है किसी को? नहीं नहीं, ब्लड ग्रुप चेंज कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता। जो ब्लड ग्रुप है वही रहेगा, चेंज नहीं कर सकते ब्लड ग्रुप, तो जेनेटिकल होता है ना। चलो, अच्छा यहाँ भी मैंने गैप दिखा दिया है।
कोई नहीं। ब्लड ग्रुप वाला कंसेप्ट तो समझ में आ गया होगा। अब मैं बात करता हूं आर एच ग्रुप। ब्लड ग्रुप वाले कंसेप्ट में किसी को कोई दिक्कत है? कैसा क्या दिखाना डोनर रेसिपिएंट में बता दो सर प्लीज। सर प्लीज एक बार ये बता दो किसका क्या देखना। अच्छा, किसका क्या देखना है, बता देता हूँ बेटा, टेंशन क्यों कर रहा है इसके लिए। देख, जब भी मैं लिख दिया, ऐसे तो लिखा है मैंने तेरे से बच्चों के लिए कोई दिक्कत ना है। जब भी मैं डोनर की बात करूंगा, डोनर का एंटीजन मैच करेंगे। रिसिपिएंट की बात करूंगा, एंटीबॉडी हम इसके मैच करेंगे। हमेशा रिसिपिएंट की एंटीबॉडी देखते हैं और डोनर के एंटीजन देखते हैं। ये मैच नहीं करनी चाहिए, मिस मैचिंग होनी चाहिए, ठीक है। हाँ, अब तुम्हारे सामने मिस मैचिंग करके दिखा दिया मैंने, हर चीज मेंशन की होगी मैंने। अब आ जाओ आर एच ग्रुप। हाँ, मैंने बताया एबीओ ब्लड ग्रुप के केस में बॉडी के अंदर एंटीबॉडी मिलते हैं और किसी ब्लड ग्रुप के केस में बॉडी में नेचुरली एंटीबॉडी नहीं मिलते हैं, ठीक है। अब आर एच ब्लड ग्रुप क्या, इसको आर एच क्यों बोलते हैं, या समझना। नील का मतलब एब्सेंट बेटा, कौन है ये? श्रेया। श्रेया, नील का मतलब एब्सेंट। नील है मतलब एब्सेंट है। अरे कोई नहीं, मैं लिख देता हूँ, फिर से लिख देता हूँ। ये नील है, नील का मतलब क्या हो गया, एब्सेंट। नील का मतलब एब्सेंट। नील का मतलब एब्सेंट। नील है ही नहीं, फिर एब्सेंट है, ठीक है। नील का मतलब एब्सेंट। अच्छा, अब पूछ लिया करो ऐसी चीजें कोई तुम्हें समझ में आ जाए तो। अब आ जाओ, तो आर एच टर्म कहां से आया? जब साइंटिस्टों ने देखा कि जो हमारा इंडिया का बंदर है, जो इंडिया में भर भर के पाया जाता है, उसकी आरबीसी की सरफेस पर एक ऐसा एंटीजन मिल रहा है जो ह्यूमन आरबीसी की सरफेस पर भी था। यस, पहले हम नहीं जानते थे, वहीं से हमने रीसिस मंकी से आरएच को निकाला। हमने उस एंटीजन का नाम भाई आर एच कहां से उठाया, रीसिस मंकी से ही हमने ये आर एच टर्म निकाला है। आर एच निकाला ना, आर एच यहां से निकाला है। आर एच ब्लड ग्रुप ने रीसिस मंकी की सरफेस पर जो हमें मिलता है, आर एच वहां से निकाला। इट इज ऑल्सो ऑब्जर्व ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी ऑफ मेजॉरिटी ऑफ 80% पॉपुलेशन। समझना, ह्यूमन पॉपुलेशन की अगर मैं बात करूं, समझना, इन ह्यूमन पॉपुलेशन, दो पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं, 80% एंड 20%। 80% जो ह्यूमन पॉपुलेशन है बेटा, ये आर एच पॉजिटिव होती है। आर एच पॉजिटिव। ओनली 20% ह्यूमन पॉपुलेशन आर एच नेगेटिव होती है। मतलब यहां पर आर एच एंटीजन प्रेजेंट होगा, और यहां पर आर एच एंटीजन एब्सेंट होगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। 80% पॉपुलेशन में आर एच एंटीजन प्रेजेंट होता है और 20% पॉपुलेशन में आर एच एंटीजन एब्सेंट होता है। समझे? तो अब पहले तो पता ही नहीं था, बाद में पता चला, ठीक है। इतना तगड़ा मामला है, ठीक है। तो अगर ये एंटीजन होगा इन ह्यूमन पॉपुलेशन, ठीक है, 80% पॉपुलेशन आर एच पॉजिटिव है, आर एच एंटीजन यहाँ पर प्रेजेंट है, यहाँ आर एच एंटीजन नहीं है। और नेचुरली ध्यान रखना है, आर एच एंटीबॉडी बॉडी के अंदर नहीं होते नेचुरली। नोटेबल पॉइंट लिख दे रहा हूं मैं। नेचुरली आर एच एंटी बॉडी, नेचुरली का मतलब है नेचुरली, समझ में आया? वैसे अगर बॉडी के अंदर मैं एंटीजन डालूंगा तो एंटीबॉडी तो बन जाते हैं, वो एक अलग चीज है। नेचुरली नहीं होते, नेचुरली आर एच एंटीबॉडी एब्सेंट इन ह्यूमन बॉडी। नेचुरली आर एच एंटीबॉडी नहीं होती, ध्यान रखना है, नेचुरली। समझ में आया? बन सकते हैं, कैसे बन सकते हैं मैं बता देता हूं आपको।
नॉर्मल केस में एंटीबॉडी कैसे बनते हैं भाई? बाहर से, जैसे मानो ये ह्यूमन है, बाहर से कोई भी एंटीजन, समझो ये कोई एंटीजन है, ये एंटीजन है, ये एंटीजन है, ये एंटीजन है। बाहर से कोई भी एंटीजन जब बॉडी में एंटर करता है, एंटीजन जब एंटर करता है, ठीक है, या आरएच एंटीजन भी हो सकता है, नॉर्मल एंटीजन के अलावा ये आरएच एंटीजन भी हम, कोई भी मतलब कोई भी चीज, कोई भी फॉरेन पार्टिकल जो उसकी बॉडी का नहीं है, बाहर से अगर एंटर करेगा तो क्या होगा? इसके एंटर करते ही, इसके एंटर करते ही इसके एंटर करते ही जैसे एंटर करेगा ना, बस बी लिम्फोसाइट जो हमारी बॉडी में होती हैं वो एक्टिव हो जाती हैं, उनकी सरफेस पर एंटीबॉडी लगे होते हैं, वो इन एंटीजन को डिटेक्ट करते हैं, बी लिम्फोसाइट, और तुरंत बी लिम्फोसाइट दो पार्ट में डिवाइड होती हैं, प्लाज्मा सेल और मेमोरी सेल। और बताता हूं प्लाज्मा सेल क्या करते हैं? फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडी अगेंस्ट एंटीजन। यानी जो भी एंटीजन बाहर से एंटर किया था, कौन है भाई ये, जो भी एंटीजन बाहर से एंटर किया था, जो भी एंटीजन बाहर से एंटर किया था, उस एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी फॉर्मेशन स्टार्ट कर देते हैं। अगर आरएच एंटीजन एंटर करता तो आरएच एंटीबॉडी नेचुरली तो नहीं होते, समझना मेरी बात, ठीक है? तो जैसे एग्जांपल लिख दे रहा हूं, एग्जांपल एंटी आरएच एंटी बॉडी फॉर्मेशन, मतलब आरएच एंटीबॉडी नेचुरली बॉडी में नहीं होते, पर अगर आप किसी बॉडी को आरएच एंटीजन का एक्सपोज दे दोगे तो आरएच एंटीबॉडी बन जाएंगे, या किसी बैक्टीरिया को एक्सपोज कर दोगे तो उसके एंटीबॉडी बन जाएंगे। ये सिंपल मैकेनिज्म है। सिंपल मैकेनिज्म का मतलब है सर जी ए बी है, उसके ब्लड ग्रुप में एंटीबॉडी होते ही नहीं है। अरे एंटीबॉडी नीट एस्पिरेंट बेटा, एंटीबॉडी लाखों टाइप के होते हैं, जिसके अंदर ए बी ब्लड ग्रुप है उसमें ए बी एंटीबॉडी नहीं होती, ऐसे लिखो तो तुम सही बोल रहे हो। जिसका ब्लड ग्रुप ए बी है उसके अंदर ए बी एंटीबॉडी नहीं होते, ये ध्यान रखना है, ठीक है भाई? समझ में आ गया ना? हाँ, जिसका ब्लड ग्रुप ए बी है उसमें ए बी एंटीबॉडी नहीं होते, ठीक है? और एंटीबॉडी की बात नहीं कर रहा था, हजारों टाइप के एंटीबॉडी तुम्हारी बॉडी में बनते ही हैं, ठीक है? तो ये कंसेप्ट ध्यान रखना। अगर मैं किसी ऐसे व्यक्ति को जिसका ब्लड ग्रुप आर एच निगेटिव है, मैं आर एच एंटीजन डाल दूं तो एंटीबॉडी बन जाएंगे, सिंपल सी बात है भाई। आर एच निगेटिव का मतलब है मेरी बॉडी जानती नहीं है आर एच एंटीजन को, और मैं बाहर से डाल दूं तो तुरंत फॉरेन पार्टिकल समझ लेगी, उठा के उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बना देगी। तो अब मेरी बॉडी में एंटीबॉडी बन गए, पहले नहीं थे। क्यों बन गए? क्योंकि मैंने इस बॉडी को आर एच एंटीजन का एक्सपोज दे दिया। इसका ब्लड ग्रुप जो होगा, ब्लड ग्रुप क्या है, मतलब मान लो बी निगेटिव है, बी निगेटिव का मतलब है इसमें आर एच निगेटिव हो गया। भाई निगेटिव पॉजिटिव क्या बताता है भाई? ब्लड ग्रुप ए है, ए पॉजिटिव निगेटिव, मतलब पॉजिटिव आर एच एंटीजन है, निगेटिव बताएगा आर एच एंटीजन नहीं है। ए पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव का मतलब है आर एच एंटीजन है, निगेटिव का मतलब है आर एच एंटीजन नहीं है, ठीक है? ए बी पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव का मतलब है आर एच एंटीजन है, निगेटिव का मतलब आर एच एंटीजन नहीं है। ओ पॉजिटिव निगेटिव, ओ पॉजिटिव का मतलब है आर एच एंटीजन है, और ओ नेगेटिव का मतलब आर एच एंटीजन नहीं है। क्लियर? बिल्कुल। निगेटिव पॉजिटिव हमेशा
आर एच एंटीजन को बताते हैं, और ए बी ओ जो लिखे हुए हैं वो नॉर्मल ब्लड ग्रुप को बताते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? आर एच एंटीजन खुद से नहीं बनते, नेचुरली नहीं होते। ये तब बनते हैं जब बाहर से आप किसी नेगेटिव, आर एच नेगेटिव इंसान के अंदर बाहर बाहर से आर एच एंटीजन डाल दो तो बन जाएंगे। इसीलिए नेगेटिव वाले को पॉजिटिव ब्लड ग्रुप नहीं दिया जाता, ये ध्यान रखा जाता है। जिसका ब्लड ग्रुप नेगेटिव है उसको हम कोई पॉजिटिव ब्लड ग्रुप नहीं देते। ठीक है, हाँ, समझ में आ गया? जैसे मैं मानो मानो ओ नेगेटिव हूं तो मुझे ओ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप नहीं दिया जाएगा। ठीक है, समझ में आया? कोई भी नेगेटिव पर्सन है उसको पॉजिटिव ब्लड ग्रुप नहीं दिया जा सकता। इसीलिए आपसे पूछा जाएगा ओ यूनिवर्सल डोनर होता है, पर यूनिवर्सल डोनर ओ पॉजिटिव होगा नेगेटिव? ओ नेगेटिव होगा। यानी ओ नेगेटिव के पास ना तो ए एंटीजन है, ना बी एंटीजन है, और ना आर एच एंटीजन है, तो वो यूनिवर्सल डोनर होगा। अगर उस ओ ब्लड ग्रुप में भी मैं पूछूं यूनिवर्सल डोनर कौन होगा, यूनिवर्सल डोनर कौन होगा? ओ नेगेटिव यूनिवर्सल डोनर होगा, पॉजिटिव यूनिवर्सल डोनर नहीं होगा। नेगेटिव के अंदर आर एच एंटीजन भी नहीं होंगे, समझ रहे हो? पॉजिटिव के अंदर कम से कम आर एच एंटीजन होंगे, नेगेटिव में नहीं होंगे। तो ये तो समझ में आ गया कि आर एच एंटीजन का कंसेप्ट क्या है। अब जो तुम्हें बताने वाला हूं बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको बोलते हैं आर एच। क्यों सर नेगेटिव क्यों नहीं ले सकते? तो मैं बेटा नेगेटिव ले सकते हैं, तुम पूरी बात सुनते नहीं हो, या तो कौन है ये, नाम कहां गया? पता नहीं कहां गया। चलो देखो, ले आप हमेशा नेगेटिव, देखो देने की बात चल रही है। अगर मैं किसी को ब्लड ग्रुप डोनेट कर रहा हूं तो पॉजिटिव वाले का ब्लड कभी नेगेटिव वाले को नहीं दिया जाएगा। नेगेटिव वाला हमेशा नेगेटिव वाले से ही लेगा, नेगेटिव वाला पॉजिटिव वाले से नहीं लेगा। हाँ, पॉजिटिव वाला पॉजिटिव वाले से ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसकी बॉडी आर एच एंटीजन को जानती है। समझे? चलो, अब प्रॉब्लम समझा रहा हूं ऐसा क्यों होता है, अब आ जाओ। अब एक मिसमैचिंग, आर एच इनकॉम्पेटेबिलिटी मिसमैचिंग, समझना मेरी बात। एक स्पेशल केस है, बस एक ही केस है, ध्यान रखना। मदर के अंदर जो फीटस है वो आर एच पॉजिटिव हो और मदर आर एच नेगेटिव हो, तो पहला बच्चा उनका बच जाएगा, पर उसके बाद के एक भी बच्चे बचेंगे नहीं, उनको एक प्रॉब्लम हो जाएगी, इरेथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। यानी इरेथ्रोब्लास्टोसिस इन फीटस, फीटस के अंदर सारी की सारी आरबीसी फट जाएंगी, समझ, क्लम्पिंग हो जाएगी। तो स्पेशल केस ऑफ आर एच इनकम्पेटेबिलिटी मिसमैचिंग हैज बीन ऑब्जर्व्ड बिटवीन, क्या केस है? अब केस समझना। आर एच नेगेटिव ब्लड ऑफ प्रेग्नेंट मदर और आर एच पॉजिटिव ब्लड ऑफ फीटस, ये केस आएगा। क्या केस आएगा? देखो भाई, मदर कैसी है? मदर, मदर है आर एच नेगेटिव, उसका जो फीटस है, फीटस यूट्रस के अंदर जो होता है, ये कैसा है? आर एच पॉजिटिव, पहला बच्चा, फर्स्ट फीटस आर एच पॉजिटिव है। अब समस्या है, ये पॉजिटिव क्यों होगा? क्योंकि हो सकता है हस्बैंड आर एच पॉजिटिव हो। ठीक है, अगर वो आर एच पॉजिटिव है तो पॉजिटिव होने की प्रोबेबिलिटी है। ऐसे केस में क्या होगा? फर्स्ट बेबी तो नॉर्मल होगा, बट अदर, अदर में सेकंड भी हो सकता है, थर्ड भी हो सकता है, मतलब डैश 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 अदर शो इरेथ्रो ब्लास्टोसिस इन फीटस।
इसमें होता क्या है एरेथ्रोब्लास्टोसिस के अंदर, भाई जॉन्डिस हो जाती है, एनीमिया हो जाता है, और इसकी वजह से डेथ भी हो जाती है। सर ऐसा कैसे हो जाता है सर, समझाओ उसको डिटेल्ड में। अब समझाऊंगा। ये केस डायरेक्टली नीट का क्वेश्चन तुम्हारा यहां सॉल्व होगा, ठीक है। ये स्पेशल केस हो गया जो आपको याद रखना है, स्पेशल केस आपको याद रखना है, इस पर क्वेश्चन आपको मिलेगा। सर कैसे, अब देखो ये तुम्हें अब समझ में ऐसे आएगा। देखो इरेथ्रोब्लास्टोसिस का केस है, मैं फर्स्ट प्रेगनेंसी की बात कर रहा हूं, फर्स्ट प्रेगनेंसी की बात कर रहा हूं, पहली प्रेगनेंसी। भाई पहली प्रेगनेंसी है, मदर आरएच नेगेटिव है। मदर कैसी है, आरएच नेगेटिव। ये पूरी मदर ही है मान लो, मैटरनल सर्कुलेशन है। मैटरनल सर्कुलेशन कैसा होगा, आरएच नेगेटिव। फीटस कैसा है, आरएच पॉजिटिव। फर्स्ट फीटस है, फर्स्ट प्रेगनेंसी, ध्यान रखना फर्स्ट प्रेगनेंसी का केस है, पहली प्रेगनेंसी। पहली प्रेगनेंसी में जब बर्थ का टाइम आएगा या लास्ट टाइम आएगा, उस समय हो सकता है ये आरबीसी लीक कर जाए, लास्ट टाइम में लीक कर जाती हैं, लीक करके बाहर आएगी। या जब बच्चा बाहर निकल जाएगा तो प्लेसेंटा टूटेगा, अलग होगा, तो बच्चे का ब्लड मदर के ब्लड में मिक्स हो जाएगा। वैसे बच्चे का ब्लड मदर का ब्लड मिक्स नहीं होता, क्योंकि 3 बैरियर होते हैं, बेबी का ब्लड और मदर का ब्लड कभी मिक्स नहीं होते, इसके बीच में 3 बैरियर होते हैं, ध्यान रखना। मिक्स तभी होते हैं जब प्लेसेंटा टूटता है बच्चे के बाहर आने के बाद, और या लीक कर गया कभी, जब बच्चा पूरा मैच्योर हो जाता है तो लीकेज भी होने की प्रोबेबिलिटी है। बच्चा अंदर है पर लीक करके आरबीसी कहां चले गए, मदर के ब्लड में। मदर के ब्लड में जब आरबीसी जाते हैं ना, तो सेम वही बी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट वही मैकेनिज्म है। ये इन एंटीजन से इंटरेक्ट करेंगे, मेमोरी सेल और प्लाज्मा सेल बनाएंगे। प्लाज्मा सेल एंटीबॉडी बनाएंगे, पर जो पहली बार एंटीबॉडी बनते हैं ना हमेशा किसी भी एंटीजन के अगेंस्ट, वो आईजीएम होते हैं, बहुत बड़े होते हैं, पेंटावेलेंट होते हैं, लार्जेस्ट एंटीबॉडी होते हैं। इन एंटीबॉडी से इस बच्चे को खतरा नहीं है, इन एंटीबॉडी से खतरा नहीं है। एंटीबॉडी बच्चे के अंदर वापस नहीं जा सकते क्योंकि बहुत बड़े होते हैं। इट इज अ फर्स्ट इम्यून रिस्पॉन्स, पढ़ाऊंगा इम्यूनिटी के अंदर, इसी को फर्स्ट इम्यून रिस्पॉन्स बोलते हैं। पहले एंटीबॉडी जो बनते हैं फर्स्ट एंटीबॉडी आईजीएम होते हैं, आईजीएम, ठीक है। अब समस्या पहले के केस में नहीं है, दूसरे के केस में, क्योंकि दूसरे केस में मेमोरी सेल बन चुके हैं। अब सेकंड प्रेगनेंसी का केस आ गया, बच्चे मदर को पता ही नहीं था, मदर ने बच्चे को कंसीव कर लिया। अब कंसीव करते ही भाई लास्ट का टाइम आएगा, तो लास्ट वाले मंथ में या वही लास्ट ट्राइमेस्टर में 7, 8, 9 इनमें कभी कभी आरबीसी लीक कर जाती है, लीक करी जाती है, लास्ट तक आता है तो लीक करी जाएगी। पर जैसे आरबीसी लीक करके कहां जाएगी, बाहर, बाहर जाके कहां जाएगी, ये इस बार आरबीसी प्लाज्मा सेल से नहीं जुड़ेगी, क्योंकि अब तो मदर के अंदर मेमोरी सेल बन चुके हैं, पहले से थे। तो अब ये आरबीसी किससे जुड़ेगी, मेमोरी सेल से। और मेमोरी सेल को भाई यहां से यहां तक की प्रोसेस में कई दिन लग जाते हैं। अब ये तो तुरंत, ये तो एक्टिव है एकदम, अटैच होते ही एक्टिव हो जाएंगे। एक्टिव होते ही क्या बना लेंगे, प्लाज्मा सेल, तुरंत कन्वर्ट होंगे प्लाज्मा सेल के अंदर, और प्लाज्मा सेल बनाएंगे इस बार आईजीजी एंटीबॉडी। जब पहली बार कोई एंटीजन बॉडी से इंटरेक्ट करता है तो आईजीएम बनते हैं। जब दूसरी बार सेम एंटीजन बॉडी को इंटरेक्ट करता है, मेमोरी सेल जब बाइंड कर रहे हैं तो आईजीजी बनेंगे। और ये आईजीजी स्मॉलेस्ट एंटीबॉडी होते हैं, छोटे स्मॉलेस्ट होते हैं। सेकेंड इम्यून रिस्पॉन्स 12th में पढ़ा होगा आपने। अब ये एंटीबॉडी सीधे प्लेसेंटा के थ्रू फीटस में चले जाएंगे, फीटस में जाकर के सारी आरबीसी से बाइंड करके फीटस को अंदर ही क्या कर देंगे, भाई सारी आरबीसी टूटना चालू हो जाएंगी। जब आरबीसी टूटना चालू हो जाएंगी तो जॉन्डिस होगा, क्योंकि बिलिरुबिन ब्लू बर्डन बॉडी में फैल जाएगा, टॉक्सिक हो जाएगा, बच्चे को जॉन्डिस होगा, एनीमिया होगा और बच्चे की डेथ हो जाएगी। समझ में आ गया, इसी को बोलते हैं एरेथ्रोब्लास्टोसिस इन फीटस, फिटालिस। समझ में आ गया होगा। पहली प्रेगनेंसी के केस में खतरा नहीं है, क्योंकि यहां पर
बी लिम्फोसाइट इन आरबीसी से बाइंड करते हैं और आईजीएम बनते हैं। दूसरी प्रेगनेंसी में खतरा है क्योंकि बी लिम्फोसाइट बाइंड नहीं करेंगे, इस बार प्लाज्मा सेल बाइंड करेंगे और आईजीएम नहीं बनेंगे, आईजीजी, इट इज द स्मॉलेस्ट एंटीबॉडी जो प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाते हैं, ये बच्चे को मार देंगे। अब कोई भी बच्चा कंसीव करेगी मां, तो ये मेमोरी सेल पहले से बैठे हुए हैं, ये तुरंत बाइंड करके बच्चे को, नहीं अब कोई भी बच्चा सर्वाइव नहीं कर सकता। सर ये तो बड़ा खतरनाक है। हाँ, अगर पहला बच्चा किसी मिस हैपनिंग की वजह से उसकी डेथ हो गई तो मदर अब एक भी बच्चे को कंसीव ही नहीं कर सकती। इसीलिए मेडिकल साइंस पहले के टाइम पर क्या होता था ना, गांव ग्रामीण क्षेत्रों में देखा होगा कि कोई लेडीज है, पहला बच्चा मिस हो गया, ठीक है, किसी कारण से, भाई पहले डॉक्टर नहीं होते, दाई माँ होती थी, हो गया मिस, अब कोई भी बच्चा कंसीव ही नहीं हो पा रहा, तो उस औरत को डाइन कहते थे, पत्थरों से मारते थे कि डाइन है, ये खा गई, बच्चों को खा जाती है, सारे बच्चे मरे हुए पैदा होते हैं। समझ में आ गया क्यों होते हैं? अब तो यही होगा। तब फिर मेडिकल साइंस डेवलप हुई, जब भी देखा कि मदर आरएच नेगेटिव है तो तुरंत उनके हस्बैंड को बुलाया जाता है, भाई तुम्हारे हस्बैंड का ब्लड ग्रुप चेक होगा, तो हस्बैंड आते हैं, ये आरएच पॉजिटिव है, तो पहली प्रेगनेंसी के केस में ही ट्रीटमेंट किया जाता है, ठीक है, रोगम एंटीबॉडी ट्रीटमेंट, जिससे कि दूसरी प्रेगनेंसी नॉर्मल हो जाए, फिर दूसरी के केस में ट्रीटमेंट होगा, तीसरी नॉर्मल हो जाए, क्योंकि 20% लोग आरएच पॉजिटिव और 80% लोग आरएच नेगेटिव होते हैं। समझ में आ गया? हाँ, उल्टा बोल गया क्या? हाँ, 20% लोग, मैंने क्या बोला पता नहीं, ठीक है, ध्यान रखना। आरएच पॉजिटिव की अगर मैं बात करूं तो आरएच पॉजिटिव 80% होते हैं और नेगेटिव 20% होते हैं, हाँ ऐसे बोलना था, नेगेटिव 20% होते हैं। तो उन 20% में अगर कोई लेडी आ गई जिसकी अभी शादी नहीं हुई हो, शादी भी होगी उसकी आरएच पॉजिटिव हस्बैंड से, तो समस्या आ जाती है, तो उसके केस में ट्रीटमेंट होता है। ट्रीटमेंट क्या होता है? आप देखो, ट्रीटमेंट देख लो, ये एनसीईआरटी की लाइन है, दिस कैन बी अवॉइडेड बाय, ये क्वेश्चन बहुत लाइन पूछी जाती है, एडमिनिस्ट्रेटिंग एंटी आरएच एंटीबॉडी टू मदर इमीडिएटली आफ्टर द डिलीवरी और फर्स्ट चाइल्ड, ये एनसीईआरटी की लाइन है। रियल लाइफ में तो कई बार ये किया जाता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अब क्या होता है, ये क्या कर रहे हैं कि पहले से बने हुए एंटीबॉडी, रोगम एंटीबॉडी कहते हैं, जैसे बच्चा बाहर आता है और प्लेसेंटा टूटता है, प्लेसेंटा टूटने से क्या होगा, ये सारे आरबीसी कहां, मदर के ब्लड में चले जाएंगे, गए, निकल गए। अब इन आरबीसी से बाइंड करेंगे प्लाज्मा सेल, ये कौन है? प्लाज्मा सेल, सॉरी बी लिम्फोसाइट, ये बाइंड करें उससे पहले ही हमने क्या किया, बने हुए एंटीबॉडी, मार्केट में आते हैं बने हुए एंटीबॉडी, इनको रोगम एंटीबॉडी बोलते हैं, हमने इमीडिएटली एंटी आरएच एंटीबॉडी, एंटी आरएच एंटीबॉडी इंजेक्ट कर दिए, एंटी आरएच एंटीबॉडी, एंटी आरएच एंटीबॉडी का इंजेक्शन लगा दिया। इन एंटी आरएच एंटीबॉडी ने फीटस की आरबीसी से बाइंड करके बस उसको खत्म कर दिया, मतलब मदर की बी लिम्फोसाइट से एक्टिविटी नहीं होने दिया, ठीक है। तो यहां पर मेमोरी सेल का फॉर्मेशन हुआ ही नहीं, ठीक है, समझ रहे हो? तो मेमोरी सेल का फॉर्मेशन ही नहीं होगा तो दूसरी प्रेगनेंसी भी नॉर्मल हो जाएगी, सेम वहां पर भी कर लेंगे तो तीसरी प्रेगनेंसी नॉर्मल हो जाएगी। इसको एंटी आरएच एंटीबॉडी बोलते हैं, रोगम एंटीबॉडी बोल सकते हो। ये मार्केट में रोगम एंटीबॉडी के नाम से मिलते हैं। तो इमीडिएटली आफ्टर, ठीक है, हाँ, आफ्टर डिलीवरी ऑफ फर्स्ट चाइल्ड तुरंत आप इनको लगा दोगे। लगाने से क्या होता है, ये फीटस के आरबीसी जो होते हैं, अच्छा रोगम दे तो रखा है, रोगम, फीटस के आरबीसी जो होते हैं वो न्यूट्रल हो जाते हैं, फीटस आरबीसी है। और आपकी दूसरी प्रेगनेंसी भी नॉर्मल हो जाएगी, दूसरी में करा लोगे तीसरी नॉर्मल हो जाएगी। मदर को कुछ नहीं होगा क्या? हाँ, मदर को कुछ नहीं होता है बेटा, मदर को क्यों होगा? मदर को कुछ नहीं होगा, फीटस का केस है, बस यही एक केस है, और कोई ऐसा कॉम्बिनेशन नहीं जिसमें दिक्कत आए। जैसे अगर बच्चा आरएच नेगेटिव है, मदर आरएच नेगेटिव है, कोई दिक्कत नहीं है, मदर आरएच पॉजिटिव है, बच्चा आरएच नेगेटिव है, कोई दिक्कत नहीं है, मदर आरएच पॉजिटिव है, बच्चा भी आरएच पॉजिटिव है, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ एक ही दिक्कत है, मदर आरएच और बच्चा आरएच पॉजिटिव, मदर आरएच नेगेटिव, बच्चा आरएच पॉजिटिव, इसके अलावा और कोई कॉम्बिनेशन है ही नहीं जिससे कोई प्रॉब्लम हो, कोई कॉम्बिनेशन नहीं है।
आप इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो मुझसे पूछ सकते, कुछ भी क्वेश्चन। नहीं बेटा, मेमोरी सेल तो बनी ही नहीं ना। मेमोरी सेल तो तब बनती है जब प्लाज्मा सेल डिवाइड करती है, बी लिम्फोसाइट डिवाइड करती हैं। तो बी लिम्फोसाइट की डिवीजन से मेमोरी सेल बनती हैं। पर यहां तो बी लिम्फोसाइट अटैच ही नहीं हुई आरबीसी से, उससे पहले तो आपने बाहर से एंटीबॉडी डाल दिए। उन एंटीबॉडी ने फीटस की आरबीसी को घेर घेर के मार लिया, उनको बी लिम्फोसाइट से इम्यून सिस्टम से बाइंड ही नहीं होने दिया। जब बाइंड नहीं होंगे तो मेमोरी सेल प्लाज्मा सेल बनेंगे ही नहीं, मतलब दूसरा बच्चा नॉर्मल हो जाएगा। रियल लाइफ के अंदर तो ये 5वें महीने में दिया जाता है, फिर लास्ट ट्राइमेस्टर में इंजेक्शन 2-3 बार दिया जाता है प्रिकॉशन के लिए, रियल लाइफ के अंदर। पर अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी इमीडिएटली आफ्टर डिलीवरी ऑफ फर्स्ट चाइल्ड, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। अब अगर अगर मत लिखो, मैंने एक लाइन में समझदार बच्चे के लिए एक लाइन कॉम्बिनेशन लिख दी, एक सिंगल कॉम्बिनेशन है, मदर आर एच निगेटिव और फीटस आर एच पॉजिटिव, इसके अलावा कोई भी कॉम्बिनेशन बना लो, कोई समस्या नहीं है, कोई समस्या नहीं है, क्योंकि मदर अगर आर एच पॉजिटिव होगी तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर मदर आर एच नेगेटिव है, फीटस आर एच पॉजिटिव है, तो ही समस्या है, और कोई इसके अलावा कोई कॉम्बिनेशन सब नॉर्मल है। हाँ, सेकंड प्रेगनेंसी में करोगे, पहले फर्स्ट में करना पड़ेगा, तब सेकंड प्रेगनेंसी नॉर्मल हो पाएगी ना, फिर सेकंड में तुम करोगे तो थर्ड नॉर्मल हो पाएगी। फर्स्ट में नहीं किया तो किसी में फिर कुछ नहीं होगा, फर्स्ट में नहीं किया तो फिर कुछ नहीं होगा। बेटा मदर अगर आरएच नेगेटिव है तो फिर हस्बैंड का ब्लड ग्रुप चेक होता है। हस्बैंड अगर, समझ रहे हो, नेगेटिव तो हस्बैंड अगर पॉजिटिव हुआ तो बच्चे के आरएच पॉजिटिव होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। कॉम्बिनेशंस होते हैं पर ज्यादा होती है, पर प्रिकॉशन के लिए फिर ट्रीटमेंट दिया ही जाता है। ठीक है, जेनेटिक्स वाला कंसेप्ट बता दूंगा अगली क्लास के अंदर में। ठीक है, अभी ये तो समझ में आया नहीं आया, ये कंप्लीट हो गया आपका एनसीईआरटी वाला पार्ट। तो आज तो टाइम हो गया, आज तो इतना ही कराऊंगा, जिससे कि आज रिवीजन करा दिया है मैंने थोड़ा सा, और ब्लड ग्रुप कंसेप्ट खत्म हो गया आज आपका। लिम्फ मैं कल की क्लास में स्टार्ट कराऊंगा, और कल लिम्फ भी हो जाएगा, और लिम्फ तो छोटा ही है, और सर्कुलेटरी पाथवे भी हो जाएगा कल। हाँ, सर्कुलेटरी पाथवे पूरा हो जाएगा, जिससे कि परसों की क्लास में मैं हार्ट स्टार्ट करूंगा। और नेक्स्ट वीक जो मुझे पता है, मुझे एक ही क्लास मिलनी है, थर्सडे की। क्यों? क्योंकि फ्राइडे को रक्षाबंधन है, और सैटरडे को तरुण सर क्लास ले लेंगे मेरी। ठीक है, तो इसलिए हार्ट मैं परसों स्टार्ट करूंगा, 2 क्लास में मैं काफी कुछ हार्ट करा दूंगा, जिससे कि चीजें कवर हो जाएंगी। ओके, यहां तक कोई डाउट? चलो, नो सर। नहीं बेटा, ये एंटीबॉडी नॉर्मल आरबीसी को ब्रेक नहीं करते, ये एंटीबॉडी सिर्फ उन आरबीसी को ब्रेक करते हैं जो फीटस से मदर में गए, जिनके सरफेस पर आरएच एंटीजन लगा हुआ है, समझे? इसलिए ये एंटीबॉडी आरएच नेगेटिव मदर को दिए जाते हैं, उनकी मदर की आरबीसी पर आरएच एंटीजन नहीं होता। फीटस के कुछ आरबीसी जाएंगे, उन पर आरएच एंटीजन होगा, उसको न्यूट्रल कर देंगे। हाँ बेटा, फ्राइडे सैटरडे, अच्छा संडे आ जाएगा फिर तो, हाँ ठीक है। चलो, कोई नहीं, तुम्हारी क्लास होगी, लेकिन
देखो थर्सडे को मैं लूंगा, फ्राइडे को ऑफ रहेगा, सैटरडे को तरुण सर लेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ता हूँ मैं। चलो हाँ, अब तो लिम्फ तो अगली क्लास में कराऊंगा। कुछ क्वेश्चंस है होमवर्क में दे रहा हूँ मैं, ठीक है। और नीट एडवांस के क्वेश्चन भी अब आप लगा लेना, ठीक है, क्योंकि मैं तुम्हें बता देता हूँ क्वेश्चन तुम कितने लगा पाओगे। अब तो क्वेश्चन काफी कर लोगे, तो मैंने तुम्हें कितना करा दिया है। अब तो काफी करा दिया है मैंने। कार्डिक साइकिल छोड़ो, सिस्टम छोड़ो, हाँ ये पूरा ब्लड ग्रुप पूरा हो गया, आरएच ग्रुप भी पूरा हो गया, कोएगुलेशन भी पूरा हो गया। हम्म, अब तुम लगा सकते हो 51 क्वेश्चन तक, क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 51, ठीक है। नीट एडवांस के क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 51, 50 क्वेश्चन आपको ये होमवर्क में लगाने हैं आज, ठीक है। इसके अलावा होमवर्क में कुछ क्वेश्चन मैं और दे रहा हूं प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। कुछ क्वेश्चन होमवर्क में, ये सिंपल क्वेश्चन है, लॉजिकल क्वेश्चन में नेक्स्ट क्लास में दूंगा, ठीक है। इनको लगाना है, ये एनसीईआरटी बेस्ड है, एनसीईआरटी लाइन वाले क्वेश्चंस हैं, 10 क्वेश्चंस ये होमवर्क में लगाने हैं। और ठीक है, नीट एडवांस के क्वेश्चन 1 से लेकर के 50 क्वेश्चन आपको लगाने हैं नीट एडवांस के। तो 10 ये 50 ये आपको, हाँ 60 क्वेश्चन के आसपास आपको प्रैक्टिस करनी है आज, जिससे कि ये टॉपिक आपके एकदम टिप्स पर आ जाए हर बच्चे को जो आज क्लास में आया था, क्योंकि चैप्टर मैंने शुरू से कराया पूरा का पूरा, ठीक है। तो इसके बाद आपके एकदम प्रैक्टिस जबरदस्त हो जाएगी, मतलब जबरदस्त वाली, ठीक है। तो अगली क्लास के अंदर मैं चालू करूंगा लिम्फ, ठीक है, और सर्कुलेटरी पाथवे पूरा ही करा दूंगा, लिम्फ और सर्कुलेटरी पाथवे, ठीक है। तो मिलते हैं कल सेम टाइम, बाय। मैंने बताया कि कल मैंने एक लाइव क्लास ली थी रात 9 बजे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई थी मैंने, एनसीईआरटी को कैसे डीकोड करना है। मैं यहाँ डीकोड कर रहा हूँ, बस पीवाईक्यू मैं लास्ट में कराता हूँ, चैप्टर के लास्ट में, ठीक है। जिससे कि मैं जब चैप्टर के लास्ट में पीवाईक्यू कराऊंगा तब तुम्हें उन पीवाईक्यू को मेंशन करना है, ये होमवर्क का काम है तुम्हारा, ठीक है। सेम स्ट्रेटेजी है जो मैं यहाँ यूज कर रहा हूँ, वही वही स्ट्रेटेजी है, ठीक है। उसको बस पीवाईक्यू आपको एड ऑन करने हैं मेरे फ्लो डायग्राम के अंदर, ठीक है, और एनसीईआरटी के अंदर, जिससे कमांड अच्छी है। पर पीवाईक्यू में सारे कराऊंगा, टेंशन मत करना। हर चैप्टर के एंड में पूरे पीवाईक्यू ईयर वाइज 10 साल के, हर चैप्टर के एंड में, ठीक है। बाय बेटा, बाय बाय बाय। टुडे इज बेस्ट क्लास, क्या रोसी क्लास और उसके पहले की क्लास बेस्ट नहीं थी क्या?